गाइस, स्वागत है आपका आज के एक और नए सेशन में। आशा करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे। और आज स्टार्ट करने वाले हैं जीएसटी का ओवरव्यू। आपको पूरे जीएसटी का ओवरव्यू मैं आज के सेशन में दूंगा। डिटेल तो आपको अपकमिंग सेशन में मिलेंगी, लेकिन क्या हम पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से प्रोविजंस हम पढ़ेंगे जीएसटी के, वो सारी चीज़ें आपको एक ब्रीफ आइडिया आज मिल जाएगा। आज आपको थोड़ी सी टेक्निकल टर्म्स से भी मैं रूबरू कराऊंगा। जीएसटी की जो थोड़ी बहुत टेक्निकल टर्म्स हैं, उन टेक्निकल टर्म्स से आपको मैं आज रूबरू कराऊंगा और साथ के साथ उनका ब्रीफ एनालिसिस करेंगे। पूरे जीएसटी का कंप्लीट ओवरव्यू लेंगे आज के सेशन में। चलिए चलते सीधे स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ये एक चार्ट है, ये चार्ट आप डाउनलोड कर सकते हो, नीचे आपको अटैचमेंट में से मिल जाएगा ये चार्ट। इस चार्ट के अंदर मैंने पूरे जीएसटी का निचोड़ जो है वो इस चार्ट के अंदर डाल दिया है। पूरे जीएसटी का एनालिसिस इस चार्ट के अंदर डाल दिया है। डिटेल में तो हम आगे पढ़ेंगे, सप्लाई क्या होता है, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, सारी चीजें हम पढ़ेंगे अपने अपकमिंग सेशंस में। आज के सेशन में आपको एक ब्रीफ आइडिया, मतलब एक आइडिया तो आपको मिले कि भाई हम पढ़ने क्या वाले हैं। इसको बोलते हैं ना टेबल ऑफ कंटेंट, इंडेक्स जो होता है। आज का सेशन एक तरीके से आपके लिए इंडेक्स होने वाला है कि भाई क्या क्या टॉपिक्स हम अपने अगले सेशंस में, अपकमिंग सेशंस के अंदर कवर करेंगे। ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। हम जो है, हमारी फिनटेक्स प्रो एडवाइजरी एलएलपी कंसल्टेंसी की सर्विस प्रोवाइड करती है, राइट। कंसल्टेंसी की सर्विस पे जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? आप बोलोगे सर लगेगा, सर्विस है जीएसटी लगता है, लेकिन मैं ऐसे आंसर नहीं दूंगा। मैं जीएसटी लॉ को पढ़ूंगा, जीएसटी लॉ के प्रोविजंस को एनालाइज करूंगा, उसके बाद मेरा आंसर आएगा कि उस सर्विस के ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। पॉइंट समझ में आया आपको? चलिए, कौन कौन से पॉइंट्स मुझे चेक करने होंगे। मान लीजिए मैं अपना ही केस लेकर के चलता हूं, या फिर आप अपना केस लीजिए। आप भी कंसल्टेंसी की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम भी एक कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं फिनटेक्स प्रो एडवाइजरी एलएलपी के थ्रू। उसका एग्जांपल लेकर के अब हमको डिसाइड करना है कि भाई उसके ऊपर जीएसटी लगेगा तो कितना जीएसटी लगेगा, किस रेट से लगेगा, आरसीएम लगेगा या नॉर्मल लगेगा। ये आरसीएम क्या होता है सर, आगे डिस्कस करेंगे, अपकमिंग सेशंस में सारी चीजें डिस्कस करेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चेक पॉइंट हमारे पास जो निकल के आता है, आवर फर्स्ट चेक पॉइंट, जो हमको थोड़ा जूम इन करता हूँ। ये चार्ट काफ़ी बड़ा चार्ट है वैसे, अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये पूरा चार्ट है, ये डाउनलोड कर लेना आप। मैं आपको एक एक करके पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमको, हमारे 5 चेक पॉइंट होते हैं। हमारी कंसल्टेंसी की सर्विस टैक्स, उस पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, 5 चेक पॉइंट के थ्रू हम ये डिसाइड करेंगे। पहला चेक पॉइंट क्या है कि क्या जो हमारी चीज़ है, जो भी है, क्या वो एक गुड्स है या वो एक सर्विस है। अगर वो ना ही गुड्स है ना ही सर्विस है तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा ही नहीं। पहला चेक पॉइंट तो हमको ये है कि भाई जो हमारी कंसल्टेंसी है, क्या वो एक सर्विस है, क्या वो एक गुड्स है। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, गुड्स का मतलब क्या, गुड्स के लिए आपको जाना पड़ेगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर। गुड्स की डेफिनेशन दी हुई है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर गुड्स की डेफिनेशन दी हुई है। वहीं से उसी डेफिनेशन को यहाँ पर पिक किया है जीएसटी के अंदर। तो जीएसटी में जो गुड्स की डेफिनेशन है उसको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से ही पिक किया हुआ है। और उसका मीनिंग क्या है, अब मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ क्योंकि हम ये वाला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। पहला चेक पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं गुड्स। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी वो हर चीज जो कि मूव करती है। ये टैबलेट है, ये मूव करता है, मेरा कंप्यूटर है, मूव करता है, ये पेन है, ये भी एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन मेरी ये जो बिल्डिंग है, मेरा जो ऑफिस है, ये मूव नहीं करता। तो क्या ये ऑफिस गुड्स हो सकता है? बोलो, आंसर दो। क्या ये मेरा जो ऑफिस है, क्या इसको मैं मूव करके ले जा सकता हूँ? नहीं। ऑफिस को कैसे मूव करके ले जाओगे भाई? अगर हम हनुमान जी होते तो बात अलग थी, हनुमान जी तो ले जा सकते थे, लेकिन हम तो आम इंसान हैं, हम ऑफिस को मूव करके थोड़ी ले जा सकते हैं। वो ऑफिस एक मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन एक टैबलेट, एक मोबाइल स्टैंड, कैमरा, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये मूवेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी वो गुड्स होती हैं। जैसे कि विजुलाइजर, मार्कर, एक्सरसाइज मशीन, सीलिंग फैन, मतलब एक्सेट्रा जो भी चीज़ मूव की जा सकती है उसको हम क्या बोलते हैं? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, उसको गुड्स बोला जाएगा। नो, कुछ चीज़ों में ना कन्फ्यूज़न आती है, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए यहाँ पर इंक्लूडिंग लिखा हुआ है। इंक्लूडिंग, मुझे एक बात बताइए कि फसल खड़ी है आपके खेतों में, आपके
खेतों में फसल खड़ी है, अब फसल तो जमीन के अंदर जुड़ी हुई है ना, तो फसल को क्या मानेंगे आप? जो हमारी ग्रोइंग क्रॉप्स होती हैं, क्या उसको मूवेबल गुड्स मानेंगे या नहीं मानेंगे? सो लॉ मेकर ने यहाँ पर क्लियर किया कि जो आपकी ग्रोइंग क्रॉप्स यानी जो आपकी फसल वगैरह होती है उसको क्या माना जाएगा? उसको एक मूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा। एंड घास को आप क्या मानोगे? घास एक मूवेबल प्रॉपर्टी है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी? घास भी एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसको काट करके आप ले जा सकते हो। एक पेड़ होता है, पेड़ एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है? देखो वैसे तो वो जमीन से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसको काट करके एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है, इसीलिए उसको मूवेबल प्रॉपर्टी आया है। और थिंग्स अटैच टू लैंड, यहां पर क्या आएगा भाई? इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स होते हैं काफी बड़े बड़े, हर सिटी में होते हैं। तो वो जो पोल्स होते हैं वो वैसे होते तो जमीन से अटैच्ड है, लेकिन क्या वो मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है? देखो यहां पर ना थोड़ी सी कंफ्यूजन आ सकती थी, तो लॉ मेकर ने लिख दिया थिंग्स अटैच्ड टू लैंड। तो अटैच है वो जमीन से, जमीन पे बसी नहीं। देखो दो फर्क होता है, एक चीज होती है अटैच टू लैंड, एक चीज होती है जो बिल्कुल जमीन से ही निकली है। जो ग्रोइंग क्रॉप्स होती है वो जमीन से निकली है, लेकिन उसको अलग किया जा सकता है। जो आपका पेड़ है वो जमीन से निकला है, लेकिन उसको अलग किया जा सकता है। थिंग्स अटैच टू लैंड, एक पोल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी पोल होता है, वो जमीन से अटैच नहीं था, लेकिन मैन्युअली हमने उसको जमीन से अटैच किया, लेकिन वो भी अलग किया जा सकता है, तो उसको बोला जा सकता है मूवेबल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिसिटी पोल का यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। एक्शनेबल क्लेम को हम बाद में समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। एक्शनेबल क्लेम वैसे इंश्योरेंस वगैरह होता है, लेकिन आपको बाद में इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। कहने का मतलब अगर सिंपली मैं आपको बताऊं ना, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स पढ़ रहे हो ना, जीएसटी का मतलब क्या? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो उसमें गुड्स का मतलब क्या? गुड्स का मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी। बात क्लियर है? ठीक है जी सर, मूवेबल गुड्स का मतलब हमको समझ में आ गया, लेकिन सर आप तो कंसल्टेंसी की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, मैं तो कंसल्टेंसी की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो वो क्या चीज़ है? क्या वो मेरा गुड्स है? तो भाई गुड्स में तो मेरे को कहीं बात हजम नहीं हुई। देखो कंसल्टेंसी सर्विस गुड्स के अंदर तो कहीं आई नहीं। दूसरा पॉइंट आता है सर्विसेज का मतलब क्या होता है। तो सर्विसेज का मतलब लॉ मेकर ने बहुत ही प्यार से समझाया हुआ है, पता है क्या? एनी थिंग्स अदर देन गुड्स। मतलब बहुत ही तेज खेल गए। जो गुड्स नहीं है वो क्या बन जाएगा? आपका सर्विस के अंदर कवर हो जाएगा। देखो कोचिंग सर्विसेज, प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट की सर्विस, लो जी क्लियरली यहाँ पर आ गया। जो एक प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट या फिर एक अकाउंटेंट जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो सारी ही कवर होंगी किसके अंदर? सर्विसेज के अंदर। कहने का मतलब पहला चेक पॉइंट मेरा क्लियर हो गया कि मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। कंसल्टेंसी की सर्विसेज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, बात आपको क्लियर हुई? यानी सर्विस वाले पॉइंट के अंदर हम फॉल हो गए। इंक्लूडिंग एक्टिविटीज रिलेटेड टू मनी सिक्योरिटी विद कंसिडरेशन, इसको मैं बाद में समझाऊंगा आपको। अभी तो ओवरव्यू दे रहा हूं आपको पूरा जीएसटी का एक सार समझा रहा हूं मैं, ठीक है। नाइदर गुड्स और सर्विस, आपने किसी को पैसे दिए, मनी सिक्योरिटीज, इनको ना ही गुड्स ट्रीट किया जाता है, ना ही इनको सर्विस ट्रीट किया जाता है। अब शेयर मार्केट में अगर ट्रीट करते हो, डील करते हो, तो शेयर मार्केट से आप शेयर सेल और परचेज करते होंगे, तो उस सेल परचेज के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट चेक करना, जब आप करते हो तो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है, उसमें जो जीएसटी लगता है ना, वो ब्रोकरेज के ऊपर तो लगता है। देखो सेल परचेज पे जिसके थ्रू आप कर रहे हो, जो भी आपका ब्रोकर है, एडलवाइज है, शेयर खान है, या बहुत सारे हैं आजकल तो नए नए डिस्काउंटेड ब्रोकर्स भी आ गए हैं, आप स्टॉक्स वगैरह, तो आप उसका कॉन्ट्रैक्ट नोट देखोगे तो जो ब्रोकरेज की फीस होती है वो तो एक सर्विस है। ब्रोकरेज की फीस के ऊपर तो जीएसटी लगाया जाता है, लेकिन जो आपने शेयर्स का सेल और परचेज किया, क्या उसके ऊपर जीएसटी लगता है? आंसर इज नो, जीएसटी नहीं लगता। आपने 10,000 या 10 लाख के शेयर को सेल परचेज किया, क्या उस पर जीएसटी लगा होगा? बिल्कुल नहीं लगा होगा। लेकिन जो उनकी फीस होगी, जो ब्रोकर की फीस होगी, उसके ऊपर जीएसटी खाली लगता है। सिक्योरिटी के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? उसको रीजन आपको पता है क्या? क्योंकि वो जो सिक्योरिटी है वो ना ही गुड्स है ना ही सर्विस है। अगर वो गुड्स और सर्विस नहीं है तो पहला चेक पॉइंट पूरा नहीं हुआ। पहला चेक पॉइंट पूरा नहीं हुआ तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगा। पॉइंट समझ में आया आपको? सिक्योरिटीज के ऊपर जीएसटी क्यों नहीं लगाया जाता है? आपने किसी से लोन लिया, आप बैंक से लोन लेकर आए, तो बैंक जो आपको लोन, मनी हो गया ना, मनी का मतलब क्या? बैंक से आप पैसा लेकर के आए, बैंक ने आपको पैसा दिया, क्या उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा?
बोलो आंसर दो। आंसर इज नो। क्यों नहीं लगाया जाएगा? क्योंकि वो नाइदर गुड्स नॉर सर्विस, जब वो गुड्स ही ना तो गुड्स है ना सर्विस है तो उसके ऊपर जीएसटी भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो पहला चेक पॉइंट ही पूरा नहीं कर पाया। यानी हमारा पहला चेक पॉइंट जो हमको चेक करना है जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी के लिए कि वो गुड्स और सर्विस होना चाहिए। जो भी आपकी ट्रांजैक्शन है वो या तो गुड्स के अंदर क्लासीफाई होनी चाहिए या फिर वो सर्विसेज के अंदर क्लासीफाई होनी चाहिए। बोलिए पॉइंट क्लियर हुआ? ओके सर, हमको पहला चेक पॉइंट क्लियर हो गया कि भाई गुड्स या फिर सर्विस वो होनी चाहिए। पहला चेक पॉइंट हमारे लिए क्लियर हो गया, हमारी कंसल्टेंसी की सर्विस इसके अंदर फॉल हो गई। अब चलते हैं दूसरे चेक पॉइंट की तरफ। दूसरा चेक पॉइंट हमारा क्या, हमको चेक करना है कि गुड्स एंड सर्विस तो वो है। अब हमको इतना तो पता चल गया कि वो हमारी गुड्स एंड सर्विस है, राइट। पहले चेक पॉइंट पर हम चेक करके आगे दूसरे चेक पॉइंट पर हम चेक करेंगे क्या वो एक सप्लाई है। सप्लाई, सर ये सप्लाई क्या होता है? ये वर्ड तो हमने आज से पहले पढ़ा ही नहीं। अभी आपको ब्रीफ आइडिया दे देता हूं कि सप्लाई क्या होता है। बाकी अपकमिंग सेशन में आपको इसको मैं डिटेल में बताऊंगा कि भाई व्हाट इज दिस सप्लाई, लॉ के अंदर क्या लिखा हुआ है, सप्लाई का क्या मतलब है, कौन से सेक्शन के अंदर हम सप्लाई को समझते हैं। ठीक है, सप्लाई किसकी? गुड्स की और सर्विस की। तो हम किसके अंदर फॉल हो रहे हैं? सर्विस के अंदर। तो सप्लाई ऑफ सर्विस के अंदर हम फॉल हो रहे हैं। नो, सप्लाई का मतलब क्या होता है? देखिए, सप्लाई इंक्लूड, सप्लाई इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल सप्लाई का जो मतलब है, जो डिक्शनरी के अंदर सप्लाई का मतलब है वो तो है ही है, उसके अंदर कुछ पॉइंट हम ऐड कर रहे हैं जिससे कि क्लैरिफिकेशन, ये एक तरीके से क्लैरिफिकेशन है जिससे मार्केट में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये पॉइंट इन्होंने यहां पर इंक्लूड करे। क्या क्या पॉइंट इंक्लूड करे? देखो, फॉलोइंग एक्टिविटीज आर सप्लाई इफ फॉर अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है पहले आप उसको समझो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कंसिडरेशन? कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। आपने अपने एक फ्रेंड को गिफ्ट दिया एक पेन। आपने अपने फ्रेंड को एक पेन क्या दिया? गिफ्ट दिया है, गिफ्ट। तो गिफ्ट के बदले क्या आप अगला मतलब उससे कुछ एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपको पार्टी देगा? नहीं करते हो। देखो, गिफ्ट का मतलब होता है, वैसे तो आप जाओगे तो बोलोगे भाई गिफ्ट दिया तो पार्टी दे, लेकिन गिफ्ट का जेन्युइन मतलब अगर आप समझो तो गिफ्ट का मतलब होता है जहां पर आप अपने ग्रेटिट्यूस भाव से, अपने दया भाव से किसी को कुछ देते हैं। ठीक है, किसी को कुछ देते हैं तो उसको बोलते हैं मतलब उसको बोलते हैं, उसके बदले में आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। समथिंग इन रिटर्न वहां पर नहीं एक्सपेक्ट करते। आप किसी को प्रपोज करने जाते हो, एक फूल लेकर के जाते हो ना, वो फूल के बदले में आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो। देखो, एक्सपेक्ट तो करते हो, लेकिन फूल देने के बाद अगर वो कुछ नहीं देती तब भी आप उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते। मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जो भी चीज आप दया भाव से कर रहे हो, अगर कोई चीज ग्रेटिट्यूस वे में कर रहे हो, किसी को कोई गिफ्ट दे रहे हो, तो वहां पर समथिंग इन रिटर्न नहीं होता। वहां पर समथिंग इन रिटर्न नहीं होता, मतलब वहां पर कंसिडरेशन नहीं होता। कंसिडरेशन का इंग्लिश में मीनिंग होता है समथिंग इन रिटर्न। और जब भी आप कोई काम ग्रेटिट्यूस भाव से आप वॉलेंटरली सर्विस दे करके आ जाते हो, कहीं पर वॉलेंटरी सर्विस दे करके आ जाते हो आप कहीं पे, तो क्या आप वहां से कुछ एक्सपेक्ट करते हो? वॉलेंटरी का मतलब होता है जब आप अपने दया भाव से वहां पर जाकर सर्विस दे रहे हो, तो वहां पर आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, समथिंग इन रिटर्न नहीं होता, कोई कंसिडरेशन नहीं होता। लेकिन अब एक बात को बहुत ध्यान से समझो, जब भी आप बिजनेस करते हो ना, जब भी आप बिजनेस करते हो या कंसल्टेंसी या सर्विस, सारी चीजें बिजनेस के अंदर आप सब कुछ इंक्लूड कर लो, जब भी आप बिजनेस करते हो तब यू एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न। आपने किसी को सर्विस दी तो आपको सर्विस के बदले में कुछ चाहिए। अब हो सकता है वो मनी के फॉर्म में हो सकता है वो अदरवाइज देन मनी। अदरवाइज देन मनी का मतलब क्या हो गया कि भाई प्रॉपर्टी हो गई, या उसने कुछ और अपनी सर्विस दी, हमने अपनी सर्विस उसको दी, उसने अपनी सर्विस हमको दी, उसको भी कंसिडरेशन बोला जाएगा। यहां पर मनी नहीं लिखा हुआ। फॉर मनी क्यों नहीं लिखा हुआ? कोई एक्टिविटी हमने करी मनी के लिए, ऐसा नहीं लिखा हुआ। मान लो मैंने आपको सर्विस दी, ठीक है, अब उसके बदले में मेरे को पैसे लेने चाहिए थे। मैंने कहा भाई 2000 रुपये की मैंने आपकी जीएसटी रिटर्न फाइल करी, 2000 रुपीज़ की फीस होती है पर मंथ की। आपने कहा सर 2000 रुपये की फीस मत लो, मैं आपके अकाउंट्स प्रिपेयर कर देता हूँ। आपने मुझे कहा कि मैं आपके अकाउंट्स प्रिपेयर कर देता हूं, 2000 की फीस मेरे से मत लो। कहने का मतलब मुझे समथिंग इन रिटर्न, क्या रिटर्न में कुछ मिला?
रिटर्न में तो मेरे को मिला लेकिन वो मनी नहीं है। तो कंसिडरेशन का मतलब बहुत वास्ट होता है। कंसिडरेशन का मतलब ये नहीं होता कि मैंने कोई सर्विस आपको दी या कोई एक्टिविटी करी उसके बदले में मुझे पैसे ही मिले, ऐसा नहीं है। पैसे ही नहीं, उसके अलावा भी अगर कुछ मिलता है, लाइक आपने अपनी सर्विसेज मुझे दी, तो वो भी कंसिडरेशन का पार्ट बनता है। ठीक है, कंसिडरेशन का मतलब आपको समझ में आया। सो फॉलोइंग एक्टिविटीज आर सप्लाईज इफ फॉर अ कंसिडरेशन। नाउ ये वाली जो सप्लाईज हैं, अगर ये कंसिडरेशन से रिलेटेड, अगर इसके बिहाफ पे आपने कंसिडरेशन लिया है तब वो आपकी सप्लाई बन जाएंगी। अगर सप्लाई नहीं बनेगी सर तो क्या होगा? सर आप मुझे एक बात बताओ, अगर वो सप्लाई नहीं बनी तो क्या होगा? मैंने आपको सर्विस दी, ठीक है, मैंने आपको बिजनेस सर्विस दी, 2000 रुपये की जीएसटी फाइलिंग करी, आपको मुझे 2000 रुपये देने थे, आपने मुझे 2000 रुपये दिए ही नहीं। फॉर अ कंसिडरेशन आपने मुझे 2000 रुपये दिए ही नहीं, तो क्या वो सप्लाई बनेगा? आंसर इज नो, वो सप्लाई नहीं बनेगा क्योंकि वहां पर कंसिडरेशन था ही नहीं। मैंने तो आपको फ्री में सर्विस दे दी, तो वहां पर कोई भी सप्लाई नहीं होगी। सप्लाई नहीं होगी तो मैं इस दूसरे चेक पॉइंट से बाहर, और दूसरे चेक पॉइंट से बाहर तो मेरे ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन फ्री में काम कोई क्यों करेगा? आप खुद सोचो। अभी समझेंगे, वो वाला पॉइंट भी समझेंगे, फ्री वाला पॉइंट भी अभी समझेंगे थोड़ी देर में। सो फॉलोइंग एक्टिविटीज आर सप्लाई इफ फॉर अ कंसिडरेशन। देखिए अब इसको ध्यान से, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई। लो जी, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है? सप्लाई की सारी फॉर्म इंक्लूड कर दी। कुछ भी सप्लाई कर रहे हो आप, सर्विस सप्लाई कर रहे हो, गुड सप्लाई कर रहे हो, कुछ भी। ऑल फॉर्म का मतलब क्या? एनीथिंग, कुछ भी सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। लॉ मेकर बहुत चालाक है, उन्हें पूरी डेफिनेशन में लिख दिया ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड सर्विस सच एज। फिर कुछ सच एज का मतलब क्या? ये तो कुछ एग्जांपल्स दे दिए, इसको आप नहीं भी पढ़ोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। ये तो बस क्लैरिफिकेशन के लिए है कि भाई इन चीज़ों में क्लैरिफिकेशन के लिए हम दे रहे हैं। पहला सेल, अगर आप सेल करते हो, सप्लाई कर रहे हो, मतलब सेल कर रहे हो, उसको भी सप्लाई बोला जाएगा। कुछ एक्सचेंज कर रहे हो तो उसको भी सप्लाई बोला जाएगा। एक्सचेंज अभी हमने क्या किया था? मैंने आपको जीएसटी फाइलिंग की सर्विस दी, आपने मुझको अकाउंटिंग की सर्विस दी, तो वहां पर एक्सचेंज हो गया ना, तो इसलिए देखो एक्सचेंज आ गया। थर्ड है ट्रांसफर। कोई चीज आपने ट्रांसफर कर दी, आपको, मैंने अपनी बिजनेस एसेट आपको ट्रांसफर कर दी, उस केस में भी। देन बार्टर का मतलब क्या होता है कि भाई मैंने आपको पेन दिया और आपने मुझे टॉफी दे दी लख करके। जो बार्टर सिस्टम होता था पहले के टाइम पे, इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, उसको भी सप्लाई बोला जाता है। लाइसेंस है, रेंटिंग है, लीज और डिस्पोजल, इन सभी सिचुएशन में उसको, इनको सप्लाई बोला गया है। वैसे तो ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, दोनों चीज़ यहाँ पर इंक्लूड कर दी। तो कहने का मतलब हम जो कंसल्टेंसी की सर्विस दे रहे हैं, हम तो अभी अपनी कंसल्टेंसी वाला एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं ना, क्या वो एक सप्लाई है? अभी तक पढ़ के समझ में आ रहा है, क्योंकि हम फॉर अ कंसिडरेशन काम कर रहे हैं और वो सर्विस है, तो इसका मतलब क्या है? वो एक सप्लाई है। मतलब पहला चेक पॉइंट क्लियर हो गया कि गुड्स एंड सर्विस में से क्या है? सर्विस है। दूसरा चेक पॉइंट भी क्लियर हो गया कि ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस यहाँ पर इंक्लूड है। तो हमारा सेल, मान लो एक तरीके से जो मैं सर्विस दे रहा हूँ वो एक सेल कर रहा हूँ, तो उस केस में वो भी क्या है? एक सप्लाई बन गई। अब इसको आगे पढ़ो। मेड और टू बी मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ? आप मुझे समझाइए। मतलब मैंने ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू बी मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मतलब वो बिजनेस के लिए ही होनी चाहिए। मेरा बिजनेस नेचर जो है उसके लिए ही वो होनी चाहिए, तो उसको बोला जाता है ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ बिजनेस। देखिए मेरा बिजनेस है, ठीक है, मेरा कंसल्टेंसी का बिजनेस है, फिनटेक्स प्रो एडवाइजरी हमारी फर्म है, कंसल्टेंसी का बिजनेस है। कंसल्टेंसी की सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, कंसल्टेंसी की सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। मैंने क्या करा, एक टूर्नामेंट खेला पबजी का। पबजी सुना है आपने? पबजी का मैंने एक टूर्नामेंट खेला और उस टूर्नामेंट में खेल करके मैंने सर्विस दी, मतलब अपना क्लैन बनाया 4 लोगों का, और वो मैं जीत करके आया और उसमें जा करके मुझे कुछ अमाउंट मिला। मान लो 50 लाख का मैंने जो वहाँ पर एज अ प्लेयर गया ना, मैं एज अ प्लेयर गया, तो मुझे वहाँ से कुछ अमाउंट मिला, कॉन्ट्रैक्ट फीस मिली 10 लाख की, 15 लाख की, मुझे वहाँ से विनिंग अमाउंट जो है वो मुझे मिली। क्वेश्चन ये आता है कि क्या वो मेरी सप्लाई के अंदर इंक्लूड होगा या नहीं होगा? मेरा बिजनेस पबजी खेलना थोड़ी है, मेरा गेमिंग मेरा बिजनेस थोड़ी है। मेरा बिजनेस क्या है? मेरा बिजनेस है फिनटेक्स प्रो एडवाइजरी एलएलपी। मैं पबजी खेल करके वहां से मुझे कोई चीज मिलती है, क्या वो मेरे
फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए है, क्या मेरे बिजनेस में उसको कोई हेल्प मिली है? सो द आंसर इज नो, तो वो मेरी सप्लाई नहीं कहलाई जाएगी। आपको इस पॉइंट का मतलब समझ में आया? मेड और टू बी मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मैं वहां पर जाकर गेम खेल करके कोई इनकम जीत करके आया हूं, या वहां से मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट फीस मिली है, कोई सर्विस फीस मिली है गेम खेलने के लिए, तो क्या उस गेम खेलने का मेरे बिजनेस से कोई रिलेशन है? द आंसर इज नो, मेरे बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं। वो मेरे पर्सनल नेचर की इनकम है, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, तो मैंने खेला तो मुझे इनकम मिली, लेकिन मेरे बिजनेस के फर्दरेंस में उसका कोई भी रोल नहीं है, मेरे जीएसटी कंसल्टेंसी सर्विसेज में उसका कोई भी रोल नहीं है, तो इसलिए वो एक सप्लाई नहीं बनेगी। बात समझ में आ गई आपको? इस पॉइंट का मतलब समझ में आया? इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस चाहे आपने बिजनेस पर्पस के लिए की हो, चाहे आपने पर्सनल पर्पस के लिए की हो। इंडिया से बाहर से जब आप कोई सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो, अभी तो हम ऊपर पढ़ के आए इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए, लेकिन आप इंडिया के बाहर से कोई भी सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो, इंडिया के बाहर से आपने कोई भी सर्विस इंपोर्ट करी। अब मैं क्या बोलूँगा भाई, मैंने तो पबजी खेलने के लिए एक ट्रेनर रखा था, ट्रेनर जो कि इंडिया के बाहर से मेरे को सर्विस दे रहा था। इंडिया में नहीं था ट्रेनर, इंडिया के बाहर का ट्रेनर था, और वहीं से उसने मुझे सर्विस दी। वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, आंसर दो, वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन तब भी क्या वो एक सप्लाई बनेगी? बोलो, तब भी क्या वो एक सप्लाई बनेगी? द आंसर इज यस, द आंसर इज यस, वो एक सप्लाई बनेगी। अब क्वेश्चन ये आता है, वो सप्लाई बनने का मतलब क्या है? क्योंकि सेल तो सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? इंडिया के बाहर मेरा ट्रेनर है ना, मान लो यूएसए में मेरा ट्रेनर है। यूएसए के प्लेयर तो वैसे पबजी ज़्यादा नहीं खेलते, कहाँ के प्लेयर ज़्यादा अच्छे पबजी खेलते हैं मेरे को भी नहीं पता। वियतनाम, चाइना के, वियतनाम के, वहीं कहीं कोरिया के, हाँ कोरिया के। तो भाई कोरिया का मेरा ट्रेनर है, कोरिया से मेरे को ट्रेनिंग दे रहा है, वो पर्सनल पर्पज़ है, मेरी कंसल्टेंसी बिजनेस से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। मैं पबजी के लिए उससे ट्रेनिंग ले रहा हूँ, ठीक है, इंडिया के बाहर से ट्रेनिंग ले रहा हूँ, ठीक है। क्या उसको सप्लाई बोला जाएगा? क्या लॉ उसको सप्लाई बोलेगा? पर्सनल नेचर की है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, चाहे वो बिजनेस पर्पस के लिए हो, चाहे वो पर्सनल पर्पस के लिए हो। देखो, अगर मैं इंडिया के बाहर से किसी से टैक्स कंसल्टेंसी लेता हूँ, यूएस के किसी सीपीए से मैं बोलता हूँ कि भाई हमारा एक क्लाइंट है इंडिया में, उसको सर्विस दे दो आप, तो मैं वहाँ से फिनटेक्स प्रो सर्विस ले रही है, इंडिया के बाहर से सर्विस ले रही है, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सप्लाई है ही है। लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनल पर्पस के लिए भी ले रहा हूँ ना, पबजी खेलने के लिए ट्रेनिंग ले रहा हूँ, इंडिया के बाहर से कोई सर्विस ले रहा हूँ, तो उसको भी बोला गया है कि वो भी क्या होगा, वो भी आपकी सप्लाई होगी। अब इसको थोड़ा और बारीकी से समझते हैं, लॉ मेकर ऐसा बोल क्यों रहे हैं कि उसको सप्लाई क्यों बना रहे हैं? क्योंकि अब एक बात समझो, इंडिया के बाहर से कोई बंदा अगर हमको सेल कर रहा है तो हम परचेज ऑफ सर्विस कर रहे हैं, करेक्ट है, ठीक है, हमने उससे सर्विस ली, मतलब तो हमसे लॉ को तो जो सेल कर रहा है उससे जीएसटी लेना चाहिए। लेकिन यहां पर कंसेप्ट आता है एक आरसीएम का, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कंसेप्ट आता है, जो कि आपको अपकमिंग सेशन में मैं डिटेल के अंदर बताऊंगा। लेकिन आपको यहां पर भी थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूं कि आरसीएम का मतलब क्या होता है। देखिए, जीएसटी में दो पार्टी होती है, एक पर्सन होता है सेलर जो सेल करता है, एक होता है बायर, ठीक है। सो आपने क्या पढ़ा होगा, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एग्जांपल दिया था। सेलर जब बायर को सेल करता है, तो भाई मान लीजिए सेलर ने कितने का सेल किया, 100 रुपये की गुड्स सेल करी, 18 रुपये का 18% रेट था, 118 का इन्वॉइस दिया, और बायर ने इसको 118 रुपये दिए, और सेलर ने जाकर के 18 रुपये किसको दे दिए, गवर्नमेंट को दे दिए। ऐसा ही पढ़ा था हमने कल। इसको बोला जाता है, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है एनसीएम। एनसीएम का मतलब क्या होता है सर? नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, मतलब जो नॉर्मली चीज होती है यार, नॉर्मली यही होता है ना, तो इसको बोला जाता है नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म, यानी चार्ज सेलर के ऊपर आता है, जो बंदा गुड्स या सर्विस सेल कर रहा होता है उसको जीएसटी देना होता है, ठीक है, पॉइंट क्लियर है ना सर? आप ये आरसीएम बता रहे हो, आरसीएम का मतलब क्या हुआ फिर? आरसीएम में इसका जस्ट उल्टा होता है। क्या सर उल्टा मतलब क्या? आरसीएम में सेलर जो है ये बायर है, ठीक है, 100 रुपये का, इसको गुड्स कितने का है, 100 रुपये का, तो ये 100 रुपये का बेच रहा है ना, तो 100 रुपये के ऊपर ये जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, ये जीएसटी चार्ज नहीं करेगा, 100 रुपये का इनवॉइस बायर के पास आ जाएगा,
100 रुपये का इन्वॉइस, तो सर इसमें जीएसटी नहीं लगेगा क्या? जीएसटी लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लेकिन यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाता है, यानी अब सेलर के ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी नहीं आती, बायर के ऊपर। उल्टा हो रहा है ना, वैसे तो सेलर के ऊपर आती है, लेकिन अब क्या होगी, चीज रिवर्स हो गई, रिवर्स, इसीलिए इसको बोला जाता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब यहाँ पर 100 रुपये आए तो 100 रुपये का 18% और 118 रुपये इसको टोटल दे रहे, 100 रुपये इसको देगा और 18 रुपये किसको देगा? गवर्नमेंट को देगा, गवर्नमेंट को देगा। बोलो जी, बात क्लियर हुई? यानी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो बायर होता है, जो सर्विसेज या गुड्स ले रहा है, उसको जीएसटी देना होता है, उसको बोला जाता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बोलिए, बात क्लियर हुई आपको? आरसीएम का एक छोटा सा आइडिया मिला आपको कि आरसीएम क्या होता है जीएसटी के अंदर, कौन कौन से केस में अप्लाई होता है, वो तो हम अपकमिंग सेशन में कवर कर लेंगे कि भाई आरसीएम कौन कौन से केस में अप्लाई होता है। लेकिन हाँ, ये पॉइंट यहाँ पर हो गया क्लियर, ठीक है। आरसीएम में मतलब जो बायर है उसको टैक्स देना होता है। अब सर आपने आरसीएम यहाँ पर समझाया क्यों? हमको पहले ये बताओ, आपने आरसीएम समझाया क्यों? अभी बताता हूँ मैंने आरसीएम क्यों समझाया आपको। आरसीएम समझाने का मेरा एक रीज़न है कि जो भी सर्विसेज हम इंडिया के बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस के लिए हैं, चाहे पर्सनल पर्पस के लिए हैं, अभी हम आरसीएम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, उसके ऊपर आरसीएम लगता है। यानी जो पर्सन वो सर्विस ले रहा है, मैं सर्विस ले रहा हूं, चाहे वो पर्सनल कैपेसिटी में लूं, चाहे अपनी बिजनेस की कैपेसिटी में लूं, मुझे उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। बोलिए जी, बात समझ में आई नहीं आई? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस में आरसीएम के अंदर आपको जीएसटी देना होता है गवर्नमेंट को। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? बात क्लियर हो गई। इसीलिए अगर गवर्नमेंट यहाँ पर इसको इंक्लूड नहीं करती तो आरसीएम की कोई लायबिलिटी ही नहीं आती, और आरसीएम की लायबिलिटी नहीं आती तो क्यों नहीं आती? क्योंकि जीएसटी नहीं है तो आरसीएम की लायबिलिटी नहीं आएगी। यहाँ से सप्लाई के अंदर वो इंक्लूड हो गया ना, यहाँ से सप्लाई के अंदर इंक्लूड हो गया। अगर वो सप्लाई ही नहीं होता तो जीएसटी लगता ही नहीं, तो ना तो नॉर्मल चार्ज की बात आती, ना ही रिवर्स चार्ज की बात आती। लेकिन गवर्नमेंट को जानना है कि मैं, हमारी फर्म फिनटेक्स प्रो और मैं विवेक पर्सनल कैपेसिटी में कितनी इंपोर्ट कर रहा हूँ। उससे क्या होगा? उससे गवर्नमेंट को ये पता चलेगा कि अगर मैं 10 लाख की सर्विस इंपोर्ट कर रहा हूँ तो जो मैं अपनी सेल दिखा रहा हूँ, क्या मैं सेल अपनी पूरी 10 लाख के अकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ? नहीं दिखा रहा हूँ। 10 लाख की सर्विस इंपोर्ट करके मैं 1 लाख रुपए की सेल दिखा रहा हूं तो गड़बड़ है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट की आरसीएम का मैकेनिज्म लेकर के आई कि भाई उसके ऊपर जीएसटी जो है वो कौन पे करेगा? जो परचेज कर रहा है वो पे करेगा। चाहे अब आप पर्सनल कैपेसिटी में ले रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कैपेसिटी में ले रहे हैं, वो आपके लिए सप्लाई बना दी गई है, गुड्स एंड सर्विस है, सप्लाई है, तो आपको उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा? जीएसटी देना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज में, लेकिन नॉर्मल चार्ज में नहीं, रिवर्स चार्ज में। ओके, ये तो पहला पार्ट था जो कि था रिलेटेड टू जब हम कंसिडरेशन ले रहे हैं, यानी यहां पर जो मैं सेल कर रहा हूं उसके लिए मैं कंसिडरेशन ले रहा हूं। जो भी मैं सेल करूंगा, मैंने आपको जीएसटी फाइलिंग की सर्विस दी, उसके बदले में या तो मुझे आप पैसे दोगे या तो उसके बदले में कुछ कंसिडरेशन मिलेगी। कंसिडरेशन का मतलब या तो पैसे मिलेंगे या आपकी सर्विस मिलेगी। ये तो हमने वो वाला पॉइंट कवर किया, कंसिडरेशन वाला पॉइंट हमने कवर कर लिया, फॉर अ कंसिडरेशन, राइट। अब चलते हैं, फॉलोइंग आर द सप्लाईज इवन इफ नो कंसिडरेशन इज एग्जिस्ट। मतलब मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको एक पेन गिफ्ट करा, पेन गिफ्ट करा, आपसे कोई भी पैसा नहीं ले रहा, मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूंगा, मैंने गिफ्ट करा ना, गिफ्ट के बदले में कुछ मांगते थोड़ी हैं, कमाल कर रहे हो। मैंने आपको पेन गिफ्ट करा, पेन गिफ्ट करने पर भी मुझे जीएसटी देना पड़ेगा। समझो, मैंने आपको पेन गिफ्ट करा तब भी मुझे जीएसटी देना पड़ेगा। तो वो केस हम पढ़े, लेकिन सारे केस में ऐसा नहीं होता। यहां पर 4 स्पेसिफिक केस हैं, 4 केस में अगर आप फॉल करते हो विदाउट कंसिडरेशन तब भी उसको सप्लाई बोला जाता है। बोलो मजे की बात है नहीं है? मतलब हम पैसे भी नहीं ले रहे, हम खाली आपको गुड्स दे रहे हैं, खाली आपको सर्विस दे रहे हैं, आपसे पैसा भी नहीं ले रहे, लेकिन तब भी हमको सरकार हमसे क्या मांग रही है? जीएसटी मांग रही है। खाली 4 केसेस ऐसे हैं। कौन कौन से केसेस हैं हम उनको समझो। अब यहाँ पर एक पॉइंट दिमाग में बैठा के रखना, ये जो हम पढ़ रहे हैं इस साइड वाले, यहाँ पर कोई भी पैसा हमको नहीं मिल रहा है भाई, कोई पैसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि विद नो कंसिडरेशन, ना ही पैसा मिल रहा हो ना ही आप कोई सर्विस दे रहे हो, यानी मैं अपने ग्रेटिटियस भाव से आपको वो चीज़ दे रहा हूँ। पहला है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या होता है? डीम्ड डिस्टिंक्ट का मतलब होता है ब्रांच ट्रांसफर।
मैं मान लीजिए दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में हमारा एचओ है, एचओ दिल्ली में हमारा एचओ का मतलब क्या होता है, हेड ऑफिस हमारा दिल्ली में है। हमारी 2 ब्रांच है, एक महाराष्ट्र में हमारी ब्रांच है, एक हमारी वेस्ट बंगाल में ब्रांच है। ठीक है, अब होता क्या है, हम गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, चाइना से गुड्स आती है और गुड्स आकर के यहाँ दिल्ली में हमारा वेयर हाउस है, वेयर हाउस, और वेयर हाउस में गुड्स रख जाती है। ना दिल्ली से हम क्या करते हैं, दिल्ली से स्टॉक ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ पर, दिल्ली से महाराष्ट्र एंड दिल्ली से वेस्ट बंगाल, और फिर वहाँ के जो स्टोर्स में जाकर के वो गुड्स जो है वो बिक जाती है। एग्जाम्पल क्लियर है, एग्जाम्पल क्लियर है। अब दिल्ली से जब मैं महाराष्ट्र में मेरी ही ब्रांच है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है महाराष्ट्र में, मैंने ही फिनटेक्स प्रो एडवाइजरी की एक ब्रांच खोल ली है महाराष्ट्र में और वेस्ट बंगाल में एक ब्रांच खोल ली है। तो मैं अपनी ब्रांच को अगर कुछ भी ट्रांसफ़र करूंगा, कोई सर्विस दूंगा या फिर वहाँ पे मैं कोई गुड्स ट्रांसफ़र करूंगा, तो क्या मैं उससे पैसे चार्ज करूंगा? बोलो बोलो यार, अपने आप से कैसे पैसे चार्ज कर लूँगा? मतलब इस जेब से निकाल के दूसरी नीचे वाली जेब में रख लूँ मैं? क्या मतलब हुआ इसका? क्योंकि ये भी मेरा ही है, वो भी मेरा ही है, हेड ऑफिस भी हमारा ही है, ब्रांच भी हमारी है, तो हम हेड ऑफिस से सेल कर रहे हैं ब्रांच को, मतलब थोड़ी है उसका। लेकिन फिर भी जीएसटी में बोला गया है कि भाई इसको भी हम सप्लाई बोल रहे हैं। देखो क्या लिखा पहले पॉइंट के अंदर, ध्यान से पढ़ो, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। सो ब्रांच ट्रांसफर को क्या बोला गया है, डीम्ड डिस्टिंक्ट माना गया है। यानी मतलब एक्चुअल में डीम्ड का मतलब क्या होता है, इस पॉइंट को थोड़ा सा एनालाइज करें। डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन का, डिस्टिंक्ट पर्सन, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, डीम्ड डिस्टिंक्ट का मतलब एक्चुअल में अलग अलग नहीं है वो। यार मेरा हेड ऑफिस, मेरा ब्रांच कोई अलग अलग थोड़ी है यार, यहाँ से पैसा निकाल के मैं नीचे वाली जेब में डाल लूँगा, पैसा तो मेरे पास ही रहेगा, तो वो कोई अलग अलग थोड़ी है, वो है तो एक ही, लेकिन उसको बोल क्या रहे हैं ये, डीम्ड डिस्टिंक्ट, मतलब लॉ के लिए हम उसको मान लेंगे। डीम्ड का मतलब होता है मान लेना, एज्यूम कर लेना। आप भले ही अलग ना हो, लेकिन हम लॉ के लिए मान लेंगे कि आपका हेड ऑफिस और आपकी ब्रांच दोनों सेपरेट हैं, दोनों अलग अलग हैं। अब दोनों अलग अलग मान लिए तो जो हेड ऑफिस से माल महाराष्ट्र ब्रांच में ट्रांसफर होगा उस पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके क्या बोल रहा है कि वो हमारा सप्लाई है। फॉलोइंग आर द सप्लाईज इवन इफ नो कंसिडरेशन एग्जिस्ट। भले ही मैं फ्री में माल ट्रांसफर कर रहा हूं, दिल्ली से महाराष्ट्र में खाली माल ट्रांसफर कर रहा हूं, कोई महाराष्ट्र से पैसे नहीं ले रहा, लेकिन उस ट्रांसफर को भी क्या बोल दिया गया कि वो भी आपकी एक सप्लाई है जीएसटी के अंदर। और सप्लाई है, गुड्स की सप्लाई है, सर्विस की सप्लाई है, तो आपको उसके ऊपर क्या देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। बोलिए बात क्लियर हुई या नहीं हुई? आपको उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मैं वेस्ट बंगाल में कोई स्टॉक ट्रांसफर करूंगा तो उसके ऊपर भी मुझे जीएसटी देना पड़ेगा, क्योंकि वो एक सप्लाई बन गई। हम पढ़ क्या रहे हैं, माइंड में बना के रखना ये चीज, हम पढ़ रहे हैं सप्लाई का मतलब कि सप्लाई क्या है। अगर वो सप्लाई है तो जीएसटी लग जाएगा, नहीं है तो नहीं लगेगा। ठीक है, यानी दूसरे चेक पॉइंट में आ गए। अभी तो आगे और भी चेक पॉइंट है। अगर सप्लाई है तो आप दूसरे चेक पॉइंट के अंदर आ चुके हो, दूसरा चेक पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है, जीएसटी आपके ऊपर अब लगेगा। ठीक है जी, अगर आपको जीएसटी आपके ऊपर नहीं लगाना है तो इस चेक पॉइंट से बाहर निकलना पड़ेगा। भाई इस चेक पॉइंट से बाहर निकल जाओगे तो जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन देखो यहाँ पर पहला इन्होंने इंक्लूड कर दिया कि अगर आप सप्लाई कर रहे हो बिना कंसिडरेशन के डीम्ड ट्रांसफर, अपनी ब्रांच को ट्रांसफर करोगे तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, उसको भी हम सप्लाई मान लेंगे और आपको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। बोलिए पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है। सेकेंड है परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट। अगर आप करते हो, आपकी बिजनेस असेट है उसको परमानेंट के लिए ट्रांसफर कर देते हो तो उसको भी हम क्या मान लेंगे, विदाउट कंसिडरेशन है। विदाउट कंसिडरेशन आपने किसी अपने फ्रेंड को, रिलेटिव को, किसी को भी आपने क्या ट्रांसफ़र कर दिया। देखो फ्रेंड और रिलेटिव तो आपका रिलेटेड पर्सन तो ऊपर वाले में कवर हो जाएगा। रिलेटेड के अलावा अगर आपने किसी को ट्रांसफ़र करा है बिजनेस असेट तो उसको वो परमानेंट ट्रांसफ़र किया है तो उसको भी क्या मान लिया जाएगा, उसको भी सप्लाई मान लिया जाएगा। यहाँ पर सप्लाई मानने का एक ऑब्जेक्टिव है, एक रीज़न है, एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है सर? बिजनेस असेट को हम सप्लाई क्यों मान रहे हैं, मुझे सर इसका लॉजिक समझाओ कि परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट, इसका लॉजिक मुझे समझाइए कि क्यों हम इसको एक सप्लाई मान रहे हैं। सप्लाई मान रहे हैं तो मतलब जब हम ट्रांसफ़र करेंगे ना बिजनेस असेट, भले ही हम पैसे ना ले उससे, उसको भी क्या मान लिया जाएगा कि वो आपने सेल करी है, उसको भी जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा आपको। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं सर?
देखिए, जब भी आप बिजनेस असेट जीएसटी के अंदर इनपुट का मैंने आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझाया था, इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी। तो मैंने आपको बताया था आईटीसी आपको 3 चीज़ों का मिलेगा जीएसटी में। किस का इनपुट का, यानी जो आप गुड्स बनाते हो उसके लिए जो आप रॉ मटेरियल खरीद के लाते हो उसके ऊपर जो जीएसटी लगता है, तो वो पहला हो गया हमारा इनपुट का। दूसरा मिलता है सर्विसेज का, वो जो माल आपके पास आया, ट्रांसपोर्टेशन की आपने सर्विस ली और आपने कोई 2-4 सर्विसेज ली, तो उस सर्विसेज के ऊपर जो जीएसटी लगता है उसका भी आपको इनपुट मिल जाता है। ठीक है, दूसरा वो। तीसरा ये, आपने गुड्स बनाने के लिए जो मशीन लगाई है, जो प्लांट लगाया है, वो आपने खरीदा होगा, तो वो खरीदा है, उस पर जो जीएसटी लगा है उसको बोलते हैं जीएसटी ऑन कैपिटल गुड्स। तो उस पर जो जीएसटी लगा है उसका भी आपको इनपुट मिल जाएगा, इनपुट मिल जाएगा। अब एक बात को बहुत ध्यान से सुनो, बिजनेस असेट का मतलब क्या होता है? मेरे बिजनेस की कैपिटल असेट्स, मेरे बिजनेस की प्लांट्स, मेरे बिजनेस की मशीनरीज, जब मैंने वो परचेज की होंगी, जब वो परचेज की होंगी तब मैंने उनके ऊपर क्या क्लेम किया होगा? मुझे आंसर दो। इनपुट ऑन कैपिटल गुड्स मैंने उनके ऊपर क्लेम किया होगा। कहने का मतलब जो मेरी जीएसटी की लायबिलिटी बन रही होगी उसमें से मैंने इनपुट ऑन कैपिटल गुड्स माइनस कर दिया होगा। कल की क्लास में आपको समझाया था, जो इनपुट होता है, जो परचेज के ऊपर जीएसटी होता है, जो परचेज ऑफ इनपुट, परचेज ऑफ कैपिटल गुड, परचेज ऑफ सर्विसेज का जो टोटल इनपुट होता है वो आप माइनस करते हो अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से। ठीक है, सो आपने वो वहां पर उसका इनपुट क्लेम किया हुआ है, तो गवर्नमेंट कह रही है जब आप उसको अब ट्रांसफर कर रहे हो तो कैपिटल गुड आप खरीद के लाए। कैपिटल गुड का कंसेप्ट बहुत ध्यान से समझो। मैं मशीनरी खरीद के लाया, मशीन की लाइफ होती है 5 साल, लेकिन जैसे ही मैं मशीन खरीद के लाया, 1 लाख की मशीन खरीद के लाया, 1 लाख की मशीन खरीद के लाया। अब इस बात को बहुत ही बारीकी से समझना, कोई नहीं समझाएगा आपको ये सारी चीज़ें। 1 लाख की मशीन खरीद के लाया, उसके ऊपर 18% जीएसटी दिया, 1,18,000 की मशीनरी खरीद के लाया। बात क्लियर है? 18,000 का जीएसटी मैंने पूरा का पूरा क्लेम कर लिया। बात को बहुत ध्यान से सुनो, पूरा का पूरा क्लेम कर लिया, लेकिन एक मशीनरी की लाइफ जो है ना वो 5 साल मानी है जीएसटी के अंदर। वो आपको आईटीसी वाले चैप्टर में मैं समझाऊंगा। एक मशीन की लाइफ 5 साल, 5 ईयर मानी जाती है जीएसटी के अंदर, यानी 60 मंथ्स। ठीक है, 5 × 12, 60 मंथ्स जो है वो एक मशीन की लाइफ मानी जाती है। लेकिन मैं मशीन खरीद के लाया, मैंने पूरा का पूरा 18,000 का इनपुट क्लेम कर लिया। अगर मैं वो उस मशीन को 5 साल तक यूज़ करता तब तो मेरे लिए वो पॉइंट ठीक था। मैंने 1 साल के बाद ही वो मशीन बेच दी, इसका मतलब 4 साल का इनपुट मैंने, मेरे साथ आंसर दो, 4 साल का इनपुट मैंने एक्स्ट्रा ले लिया ना। नहीं समझे पॉइंट को? नहीं समझे ना यार। मशीन खरीद के लाया मैं 1 लाख रुपए की, अगर मैं उसको 5 साल तक यूज़ करूं, जीएसटी के अंदर लिखा हुआ है, आगे जाकर के आप समझोगे, उस मशीन को अगर आप 5 साल तक यूज़ कर रहे हो तब तो लॉ कह रहा है भाई आपने पूरा का पूरा यूज़ कर लिया, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने उसके ऊपर 5 साल तक यूज़ नहीं किया, 1 साल यूज़ किया फिर उसको आगे बेच दिया, तो 4 साल का इनपुट आपने एक्स्ट्रा नहीं ले लिया। इनपुट तो मैंने 1 लाख के ऊपर 18,000 पूरा का पूरा एक साथ ले लिया था ना। मैंने खाली 1 साल का थोड़ी लिया था भाई। 18,000 को मैंने क्या डिवाइड किया था, डिवाइडेड बाय 5 और इंटू 1, ऐसे नहीं किया था ना। मैंने पूरा का पूरा 18,000 मैंने क्लेम कर लिया था। अब मैं वो मशीन यूज़ कर नहीं रहा पूरे 5 साल तक, तो इसीलिए उसको यहाँ पर अगर आपने परमानेंट ट्रांसफ़र बिजनेस असेट करी है तो उसको सप्लाई बोला जाएगा। और सप्लाई के लिए वैल्यूएशन में हम पढ़ेंगे कैसे उसकी वैल्यू निकाली जाती है, और उसके ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? इसलिए यहाँ पर इंक्लूड किया क्योंकि आपने जो 4 साल का एक्स्ट्रा पे किया ना, वही अमाउंट आपकी जीएसटी यहाँ पर निकल करके आएगी। कितनी मजे की बात है, वही अमाउंट आपकी यहाँ पर निकल करके आएगी और उतना ही जीएसटी आपको वापस से सरकार को देना पड़ेगा। कहने का मतलब जो 4 साल का आपने एक्स्ट्रा इनपुट ले लिया ना, वही आपको यहाँ पर देना पड़ेगा एज अ जीएसटी। और इसीलिए ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट को भले ही आपने उसके बदले में कोई पैसा नहीं लिया, मैंने जो अपनी मशीन 1 लाख की लाया था, 1 साल यूज़ करी, मैंने उसको फ्री में दे दिया किसी को। भले मैंने फ्री में दे दिया हो, लेकिन फिर भी उसकी जो है कैलकुलेशन कैसे नहीं होगी, वो तो वैल्यूएशन मैं आपको उसमें समझाऊंगा, बाद में समझाऊंगा। लेकिन उसको भी क्या मान लिया, सप्लाई मान लिया, और उसको भी ऊपर भी आपको जीएसटी देना पड़ेगा। और जीएसटी की वैल्यू क्या आएगी मैंने आपको बता दिया ना, जो 4 साल का आपने एक्स्ट्रा आईटीसी क्लेम किया वही आपकी जीएसटी की वैल्यू आएगी यहाँ पर। दूसरा पॉइंट आपको क्लियर हुआ, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। ठीक है, चलो जी, 2 पॉइंट हमारे हो गए। थर्ड पॉइंट, अब ये पॉइंट कौन से हैं?
जहां पर कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है आपको। पहला पॉइंट क्या है, डीम्ड डिस्टिंक्ट या रिलेटेड पर्सन। दूसरा पॉइंट क्या है, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। तीसरा पॉइंट क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी अदर हिज एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर बिजनेस पर्पस। अच्छा, यहां पर मैं एक पॉइंट थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दूं, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट और यहां पर साथ में लिख लो आईटीसी क्लेम्ड। सर ऐसा क्यों लिख रहे हो आप, आईटीसी क्लेम का मतलब क्या हुआ, मुझे अब आंसर दो। मैं वही एग्जांपल आपको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं इसको, ठीक है। 1 लाख की मशीन खरीद के लाया था, 1 लाख की मशीन खरीद के लाया था, 18,000 रुपये उसके ऊपर जीएसटी था, लेकिन मैंने जीएसटी क्लेम ही नहीं करा उस मशीन के ऊपर। मैंने उस मशीन के ऊपर जीएसटी क्लेम ही नहीं किया था। जब मैं मशीन खरीद के लाया था मैंने उसके ऊपर आईटीसी क्लेम ही नहीं करा था। तो अब जब मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तो गवर्नमेंट को कोई दिक्कत होगी? भाई मैंने कोई एक्स्ट्रा आईटीसी तो तब आएगा जब मैं आईटीसी लूँगा, उस मशीन के ऊपर का आईटीसी तो मैंने लिया ही नहीं है, तो गवर्नमेंट को कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो इसको डिटेल में वैसे समझाऊंगा मैं आपको, सप्लाई का मतलब क्या होता है डिटेल में भी समझेंगे हम। सो यहाँ पर पॉइंट क्या आ गया, आईटीसी अगर आपने क्लेम किया है तभी उसको सप्लाई माना जाएगा, आईटीसी क्लेम ही नहीं किया तो फिर यहाँ पर नहीं आएगा वो, तो वो इस पॉइंट से बाहर हो गया आप, तो इस पॉइंट से बाहर हो गया आप, ठीक है। अब देखो थर्ड पॉइंट, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया बिजनेस पर्पस के लिए आपने इंडिया के बाहर से, इंडिया के बाहर मेरा कोई रिलेटिव रहता है, इंडिया के बाहर कोई मेरा रिलेटिव रहता है, ठीक है, मैंने उससे सर्विस ली है, एडवोकेट है तो मैंने उससे कुछ कंसल्टेंसी की सर्विस ली है अपने फिनटेक्स प्रो एडवाइजरी एलएलपी के अंदर, मेरा रिलेटिव है, पैसे नहीं लिए उसने मेरे, नो कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन है वो, विदाउट कंसिडरेशन है, तो बताइए क्या उसको सप्लाई बोला जाएगा? लॉ मेकर्स ने कहा सप्लाई बोला जाएगा, लेकिन वो किस पर्पस के लिए होना चाहिए? बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए। अब मैं वही एग्जांपल दूं, मेरा एक रिलेटिव रहता है इंडिया से बाहर, वो पबजी का बहुत बड़ा प्रो प्लेयर है, मैंने पबजी सीखी उससे और पबजी की सर्विस ली, लेकिन पैसे वैसे नहीं दिए, क्योंकि हम पॉइंट पढ़ रहे हैं ना, नो कंसिडरेशन, पैसे नहीं दिए, ऐसे यारी दोस्ती में उससे मैंने सर्विसेज ले ली हैं, तो वो जो सर्विस ली है वो मेरे बिजनेस पर्पस की नहीं है, तो उसको सप्लाई नहीं बोला जाएगा। लेकिन यही एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, अब बात को बहुत ध्यान से सुनो, बारीकी से सुनो। इंडिया से बाहर मेरा रिलेटिव रहता है, बहुत अच्छा पबजी खेलता है, पबजी का प्रो प्लेयर है, मैंने उसे पबजी की सर्विसेज ली है, लेकिन फ्री में नहीं ली है, फ्री में नहीं लिए, कुछ पैसे दिए हैं उसको, कुछ पैसे दिए हैं उसको। क्या अब उसको सप्लाई बोला जाएगा? आंसर दो, क्या अब उसको सप्लाई बोला जाएगा? आओ दूसरा चेक पॉइंट को चेक करो, जब कंसिडरेशन मैंने दिया है तब मैं कहाँ कवर हूँ? तब मैं इधर चेक करूँगा, तब मैं इधर चेक नहीं करूँगा, ठीक है ना, तब मैं इधर चेक करूँगा, यहाँ पर फॉर अ कंसिडरेशन, ठीक है। सो फॉर अ कंसिडरेशन वाले पॉइंट में जब मैं चेक करने गया तो यहाँ पर मुझे दिखा इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, चाहे वो बिजनेस पर्पस के लिए हो चाहे वो पर्सनल पर्पस के लिए हो। तो यहाँ पर अगर मैं बिना पैसे के उससे कोई पर्सनल सर्विस लेता हूँ तब तो वो सर्विस नहीं है, लेकिन पैसे दे करके कंसिडरेशन में कोई सर्विस ले रहा हूँ तो वहाँ पर लॉ मेकर ने बोला कि वो आपका क्या बन जाएगा? सप्लाई बन जाएगी। सर सप्लाई इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? देखिए अगर कोई गुड्स एंड सर्विस सप्लाई नहीं है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा बाबू, समझो इस बात को, इसीलिए मैं सारी चीज़ समझा रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ समझोगे तभी आप डिटरमिन कर पाओगे। आपने इतनी आसानी से बोल दिया सर आप कंसल्टेंसी की सर्विस प्रोवाइड करते हो, वो एक उस पर जीएसटी लगेगा, लेकिन जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा मैं इतनी आसानी से नहीं बोल पाऊंगा, मुझे सारे चेक पॉइंट चेक करने पड़ते हैं। पहला चेक पॉइंट गुड्स एंड सर्विस का, दूसरा चेक पॉइंट सप्लाई का। सप्लाई के अंदर क्या वो देखना पड़ता है कंसिडरेशन है या कंसिडरेशन नहीं है? कंसिडरेशन है तो ये पॉइंट ध्यान में रखने हैं, ये वाले पॉइंट ध्यान रखने हैं, कंसिडरेशन नहीं है तो ये वाले पॉइंट ध्यान में रखने हैं, तब जा करके उसके बाद और चेक पॉइंट्स है वो चेक करने होते हैं, वो भी आपको बताता हूँ धीरे धीरे, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या है? एजेंसी एक्टिविटी, मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल एंड एजेंट के बीच में मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है। अब यहां पर एक पॉइंट को हाईलाइट किया हुआ है, वो है गुड्स, वो है गुड्स। मेरा एक एजेंट है, फ्रेंचाइजी की सर्विस देता हूं मैं, फ्रेंचाइजी की। फिनटेक्स प्रो वैसे नहीं देता, मैं आपको बताऊं, फिनटेक्स प्रो एडवाइजरी एलएलपी। अब मैं ब्रांच की बात नहीं कर रहा हूं, फर्क है ब्रांच में, एक ब्रांच में और एक एजेंसी में फ़र्क होता है। ब्रांच का मतलब क्या होता है? ब्रांच और हेड ऑफिस एक ही होते हैं, मतलब वो
एक ही पर्सन के मतलब एक ही शर्ट की 2 जेब होती हैं, आप ये समझ लो। लेकिन एजेंसी के अंदर 2 अलग अलग पर्सन हो जाते हैं, तो वहाँ पर 2 पर्सन अलग हो जाते हैं, तो जेबें बदल जाती हैं वहाँ पर, ठीक है। सो हमने फ्रेंचाइजी दी, तो हमने दिल्ली में हमारा ऑफिस है और हमने फ्रेंचाइजी दी कहाँ की, मान लीजिए वेस्ट बंगाल की हमने फ्रेंचाइजी दी। वेस्ट बंगाल में हमने फ्रेंचाइजी दे दी कि वहाँ पर आप हमारा फ्रेंचाइजी का मतलब ये होता है आप हमारा नाम यूज़ कर सकते हो, बाकी जो सर्विस होंगी वो हम थोड़ा बहुत आपको दे देंगे। तो हमने वेस्ट बंगाल में फ्रेंचाइजी दी है अपनी। हम यहाँ पर जो रिलेशन होता है वो प्रिंसिपल एंड एजेंट का होता है। तो जो दिल्ली में जो हमारा ऑफिस है वो क्या है, वो हेड ऑफिस है, और जिसको एजेंसी दी है वो है हमारा क्या, एजेंट है। वो ब्रांच नहीं है, वो एजेंसी है, वो एजेंट होता है हमारा। यहाँ पर मान लीजिए अगर मैं वहाँ पर कोई गुड्स भेजता हूँ, मैं हमारा साड़ी का बिजनेस है या कोई इस तरीके का बिजनेस है, मेरे को गुड्स की मूवमेंट करानी है, तो गुड्स की मूवमेंट कराने पे पैसे तो मैं नहीं लेता उससे। पैसे मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली जो वो बेचता है सीधा कस्टमर मेरे पास पैसा देता है, हमारे अकाउंट में मतलब हेड ऑफिस के अकाउंट में पैसा आता है। तो उस केस में उसको क्या बोला गया कि वहाँ पर मूवमेंट ऑफ गुड विदाउट कंसिडरेशन नहीं है, तब भी हम मान लेंगे कि वो क्या है, मतलब जैसा हमने ब्रांच ट्रांसफर में समझा था कि वहाँ पर वो क्या है, वो आपकी एक सप्लाई है। लेकिन अब यहाँ पर समझना आपको ये नहीं था, समझना ये था कि फिनटेक्स प्रो एडवाइजरी की एलएलपी की एक एजेंसी है वेस्ट बंगाल में, और वो एजेंट जो है उसको मैं सर्विस देता हूँ यहाँ से अपने हेड ऑफिस से। तो क्या उस सर्विस को भी हम सप्लाई मानेंगे? आंसर इज नो। लेकिन वहीं पे अगर मैं गुड्स वहां पर भेज रहा हूँ, साड़ियों का स्टॉक भेज रहा हूँ अपने एजेंट को, क्या उसको सप्लाई मानेंगे? द आंसर इज यस। क्या जब मैं अपनी सर्विस भेज रहा हूँ तो आंसर नो, जब मैं अपनी गुड्स भेज रहा हूँ तो आंसर इज यस, ठीक है। और विदाउट कंसिडरेशन, दोनों ही केस में कंसिडरेशन में अपने एजेंट से कोई कंसिडरेशन नहीं ले रहा। कंसिडरेशन जो ले रहा हूँ वो किससे ले रहा हूँ, डायरेक्ट क्लाइंट से ले रहा हूँ। यहाँ पे जो कंसिडरेशन की बात है ना इस पॉइंट में, वो एजेंट से कोई कंसिडरेशन नहीं लिया जा रहा, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। तो गुड्स के केस में मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो वहां पर तो मान लिया जाएगा वो सप्लाई है, लेकिन यहां पर अगर सर्विस है तो नहीं माना जाएगा, तो सप्लाई नहीं मानी जाएगी और वहां पर मुझे जीएसटी नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और पॉइंट आते हैं। जो सेकंड चेक पॉइंट, अभी हम कहाँ हैं, खोना नहीं है, पहला चेक पॉइंट हमारा हो चुका है, अभी हम दूसरे चेक पॉइंट में सप्लाई के अंदर सप्लाई को समझ रहे हैं डिटेल में कि सप्लाई क्या होती है। बाकी इसको लॉ की रीडिंग भी आपको पढ़ाऊंगा मैं, लॉ के अंदर क्या कैसे लिखी हुई है ये सारी चीज़ें। सम क्लैरिफिकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है, इसको समझो बहुत ध्यान से। मूवेबल प्रॉपर्टी, देखिए सेल ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है और हायर परचेज ट्रांजैक्शन में सप्लाई ऑफ गुड्स है। मैंने आपको ये पेन बेचता हूँ, मैं ये स्मार्ट पेन है, ये मैं आपको बेचता हूँ, इसकी जो ओनरशिप है वो मैं आपको ट्रांसफ़र कर देता हूँ, इसकी ओनरशिप आपको मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ। ओनरशिप का मतलब क्या होता है, ओनरशिप का मतलब जो है वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर जब इसके अंदर की प्रॉपर्टी, मतलब जब इसके रिस्क एंड रिवॉर्ड में आपको ट्रांसफ़र कर देता हूँ, रिस्क एंड रिवॉर्ड जब मैं आपको ट्रांसफ़र कर देता हूँ तो उसको बोला जाता है क्या, उसको बोला जाता है हमारा सेल। तो सेल के केस में सप्लाई ऑफ गुड्स जब आप ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हो या फिर हायर परचेज ट्रांजेक्शन में। हायर परचेज का मतलब क्या होता है, मैं शॉप पे गया, शॉप से मैं एक लैपटॉप लेकर के आ गया, लेकिन वो पूरा मैंने उसकी पेमेंट नहीं की, मैं हायर परचेज पे लेकर के आ गया, हर मंथली उसकी 5,000 की ईएमआई में पे करूँगा। लेकिन हायर परचेज का एक नेचर होता है, हायर परचेज में ओनरशिप जो है ना वो डिलीवरी के साथ ही ट्रांसफ़र हो जाती है। तो जैसे ही लैपटॉप में अपने साथ लेकर के आ गया तो ओनरशिप मेरे पास आ चुकी है, इसलिए उसको भी यहाँ पर से सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाता है। दूसरा है ट्रांसफ़र ऑफ राइट या राइट टू यूज़। मैंने आपको लाइसेंस दे दिया कि आप फिनटेक्स प्रो एडवाइजरी नेम का यूज़ करके कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं। मैंने आपको लाइसेंस दिया कि आप हमारा नेम यूज़ कर सकते हैं, इसका लाइसेंस मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, हमारे बीच में एग्रीमेंट हो गया, तो इसको क्या बोला जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस। नाउ ये थोड़ी क्लैरिफिकेशन होती है कि भाई वो है क्या, सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विस है, उसके लिए है। थर्ड पॉइंट, बिजनेस असेट आपने परमानेंट ट्रांसफ़र करी है तो वो गुड्स बनती है, मान लीजिए मेरी शॉप है, मैं कंप्यूटर, लैपटॉप और ये बेचता हूँ, टैबलेट्स बेचता हूँ, तो कंप्यूटर जब मैं पूरा कंप्यूटर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देता हूँ, परमानेंट हमेशा के लिए ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो उसको क्या बोला जाएगा, सेल्स ऑफ गुड्स। मैंने लैपटॉप बेचा या मैंने कंप्यूटर बेचा तो सेल्स ऑफ गुड्स। लेकिन मैं लैपटॉप कंप्यूटर आपको बेचता नहीं हूँ, किराए पे देता हूँ। सेकेंड पॉइंट,
परमानेंट ट्रांसफ़र या टेम्पररी ट्रांसफ़र किया मैंने आपको प्राइवेट यूज़ के लिए, मैंने कहा 6 महीने यूज़ कर लो, मंथली आप मेरे को 3000 4000 रुपये का रेंट दे देना इस लैपटॉप को यूज़ करने का, तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा ट्रांसफ़र ऑफ सर्विसेज। ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स नहीं होता वो ट्रांसफ़र ऑफ सर्विसेज होता है। बात क्लियर हुई। तीसरा है क्लोजर ऑफ बिजनेस। बिजनेस आपका क्लोज हो गया तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोला जाता है। अब कुछ ऐसी सप्लाइंग हैं, इस पॉइंट को भी ध्यान से समझो, ये सारे सप्लाई पढ़ रहे हैं अभी हम सर हम टॉपिक पढ़ क्या रहे हैं, अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सप्लाई। ये पूरा कंसेप्ट सप्लाई का था कि सप्लाई है या नहीं है, सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा, सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा, इसीलिए तो सप्लाई पढ़ना इंपॉर्टेंट है। चलो, फॉलोइंग आर आइदर सप्लाई ऑफ गुड्स, नाइदर आइदर नहीं, गलत बोला मैं भी, नाइदर का मतलब क्या है, ना ही तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही वो सप्लाई ऑफ सर्विस है। अच्छा सर ऐसी चीज़ हमको बताओ क्या है भाई, क्योंकि ना ही वो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, मतलब उसके ऊपर तो जीएसटी, बोलो सप्लाई ही नहीं है भाई, सप्लाई है ही नहीं तो जीएसटी नहीं लगेगा ना बाबू। तो क्लैरिफाई किया है लॉ ने कि कुछ ऐसी चीज़ें हम बता रहे हैं जो ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है, आप लोग जो है हंसते मुस्कुराते रहिए, आपके ऊपर जो है जीएसटी नहीं लगेगा। क्या क्या है वो? एक्टिविटी बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में एक एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉयर को सर्विस देता है, वो भी सर्विस देता है, तो सर्विस वहाँ पर आपने कवर कर लिया। यहाँ पे सप्लाई में ला करके क्या जीएसटी लगाते हैं? कभी आपने देखा कि कोई एम्प्लॉय जो है वो अपने एम्प्लॉयर को बिल दे रहा हो कि मैंने आपको 50,000 की सर्विस दी है, मुझे ये दे दो? नहीं। लेकिन कंसल्टेंट के केस में ऐसा होता है। अब दो चीज़ें होती हैं, देखो आजकल एक कंसेप्ट और चलता है जहाँ पर कंसल्टेंट हायर किए जाते हैं ना। कंसल्टेंट जो होते हैं, पहली बात वो एम्प्लॉय नहीं होते कंपनी के एम्प्लॉय वो नहीं होते, एम्प्लॉय अलग चीज़ है, कंसल्टेंट अलग चीज़ है। कंसल्टेंट जो है वो सर्विस देता है, अपनी बोर्ड मीटिंग्स में बैठता है, एडवाइस देता है, उसका बिल भेज देता है बना करके, और बिल के ऊपर जीएसटी भी लगाता है, क्योंकि वो एक एम्प्लॉय नहीं है, वो उस कंपनी का वो जो टैग होता है ना, बैच होता है, उसको नहीं पहनता है, वो उस कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है, वो अपनी सेपरेट कंसल्टेंसी फर्म चलाता है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं ना जो आपने सुना होगा, उसके नाम से वो बिल भेजता है और उस पर वो जीएसटी लगाता है, तो उस केस में तो जीएसटी लगेगा। लेकिन जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होता है, जब आपको ऑफर लेटर मिलता है, आप एक कंपनी के एम्प्लॉय हैं, उस केस में जीएसटी नहीं लगता। सो एक्टिविटी बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, उसको जो है यहाँ से आउट कर दिया है, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। सेकेंड पॉइंट है सर्विसेज बाय कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल। सो हमारी कोर्ट और ट्रिब्यूनल जो सर्विस देती है उस पर भी जीएसटी नहीं लगता है, क्योंकि वो ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस। देखो एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो है तो ये भी सर्विस, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को जो काम कर रहा है वो सर्विस ही कर रहा है वो भी, लेकिन उसको लॉ मेकर ने इसको एक्सक्लूड कर दिया कि उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। सर्विसेज बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल जो वो भी सर्विस दे रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि उसको सप्लाई माना ही नहीं गया। थर्ड है सर्विसेज बाय गवर्नमेंट ऑफिस, लाइक प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की, चीफ मिनिस्टर की, मिनिस्टर की, ये भी तो सर्विसेज दे रहे हैं ना, ये उस स्टेट को सर्विस दे रहे हैं भाई, उसका जो मिनिस्टर है वो स्टेट को सर्विस दे रहा है। और एमपी, एमएलए, एमएलसी और एमएलए, इन सब को भी क्या माना गया है कि भाई ये सर्विस नहीं देते हैं, मतलब देते तो सर्विस है लेकिन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस नहीं माना गया, जिससे कि इन पे भी जीएसटी नहीं लगता है। पार्ट टाइम डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट बॉडी का पार्ट टाइम डायरेक्टर जो होता है उसको भी, वो भी सर्विस नहीं दे रहा, तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगता है। मॉर्चुरी की सर्विस जो होती है उस पर जीएसटी नहीं लगता है। मॉर्चुरी का मतलब जो दाह संस्कार होता है, तो उनकी जो सर्विसेज होती हैं उस पर भी जीएसटी नहीं लगता। सेल ऑफ लैंड, कंप्लीट बिल्डिंग एक्सेट्रा, यानी लैंड और बिल्डिंग की जो सेल होती है उसको भी यहाँ से आउट कर दिया है। वैसे लैंड और बिल्डिंग यहाँ से आउट नहीं भी करते तब भी काम चल जाता है। क्यों? क्योंकि लैंड और बिल्डिंग जो है वो ना ही गुड्स है ना ही सर्विस है। पहले चेक पॉइंट से वैसे वो बाहर हो चुकी है, वो ना ही तो गुड्स है, यहाँ पर मैं लैंड एंड बिल्डिंग लिख सकता हूँ, क्योंकि भाई मूवेबल आ गया ना, गुड्स के अंदर तो मूवेबल है, और जो गुड्स नहीं है वो सर्विस, तो लैंड एंड बिल्डिंग सर्विस तो कोई होती नहीं है, गुड्स भी वो नहीं है, तो वो नाइदर गुड्स नॉट सर्विस, यहाँ से पहले ही वो आउट हो चुकी है। लेकिन उसको और क्लैरिफाई करने के लिए इन्होंने क्या किया, सप्लाई के अंदर यहाँ पर क्या करा, सप्लाई के अंदर भी डाल दिया कि सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एक्सेट्रा को भी हम सप्लाई नहीं मानेंगे।
बात क्लियर हुई। अब सप्लाई से रिलेटेड एक छोटा सा पॉइंट और रहता है, उसको भी क्लियर कर लो। क्या? कंपोजिट सप्लाई और मिक्स्ड सप्लाई, ये वाला कंसेप्ट, कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई। सर इसका मतलब क्या हुआ, हमको समझाओ। कंपोजिट सप्लाई का मतलब ये होता है कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, उस रेस्टोरेंट में आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, रेस्टोरेंट में नहीं, होटल का एग्जांपल लेते हैं। आप किसी होटल में गए हैं, होटल में आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो एकोमोडेशन का है, एकोमोडेशन, वहाँ पे रुकने का आपका ऑब्जेक्टिव है। लेकिन बहुत सारे होटल में क्या होता है ना, होटल के साथ साथ आपको फूड भी फ्री में दिया जाता है। आपको 2 टाइम का खाना दिया जाता है, डिनर और लंच, और मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी आपको दिया जाता है। अभी कुछ ही टाइम पहले मैं घूमने गया था, तो ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। मतलब आपको 90% होटल में मिल जाएगा कि वहाँ पे आपको फूड भी मिलता है, आपको ब्रेकफास्ट भी मिलता है। लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव वहाँ खाना खाने थोड़ी जा रहा हूँ यार मैं, मेरा तो वहाँ पर कोई इवेंट था, कोई मीटिंग थी, इस पर्पज़ से मैं गया। अब वहाँ पे मैं कहाँ, ऑफिसों में थोड़ी सोऊंगा, तो मेरे को एक रूम चाहिए था, मेरे को एक होटल चाहिए था। होटल में गया तो मैं सोने के लिए था, रेस्ट करने के लिए था। लेकिन उस होटल में फैसिलिटी थी, भाई आपको वाईफाई भी मिलेगा, आपको रहने के लिए सारी फैसिलिटी मिलेगी ना, खाने के लिए आपको खाना भी मिलेगा, और वो उसके अंदर इंक्लूड था। 999 का आपका रेंट है, 199 का रेंट है, उसके अंदर ही इंक्लूड है। आपको उसका कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना। आप होटल में रहो, उसके साथ में आपको ब्रेकफास्ट भी मिलता है। और ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, इंडिया के अंदर तो है और इंडिया के बाहर भी है। खाना आपको होटल्स के अंदर मिल जाता है, राइट। इसको बोला जाता है जीएसटी के अंदर कंपोजिट सप्लाई। बोलो मेरे साथ, इसको क्या बोला जाता है? कंपोजिट सप्लाई इसको बोला जाता है, इसको कंपोजिट सप्लाई बोला जाता है। ठीक है, मैंने एक मोबाइल खरीदा, आईफोन नहीं खरीदा। आईफोन का अभी आपको बताऊंगा क्यों नहीं खरीदा। मैंने मान लीजिए कोई नॉर्मल सा मोबाइल खरीदा, सैमसंग का मोबाइल मैंने खरीदा, और सैमसंग का मोबाइल खरीदूंगा तो मोबाइल के साथ साथ चार्जर भी आएगा। अब मोबाइल को मैं अपने कानों में लगा के उंगली से तो चार्ज करूंगा नहीं, मेरे को एक चार्जर भी साथ में आएगा मोबाइल के। तो मोबाइल और चार्जर ये क्या है? ये कंपोजिट सप्लाई होती है। ये क्या होती है? ये कंपोजिट सप्लाई बोला जाता है, कंपोजिट सप्लाई बोला जाता है। अब ये तो बात हुई कंपोजिट सप्लाई की। सर आपने आईफोन का एग्जांपल क्यों नहीं दिया? क्योंकि आईफोन के साथ साले आजकल चार्जर नहीं देते यार, ये बड़ी दिक्कत कर दी इन्होंने। चार्जर ही हटा दिया, नए वाले जो मॉडल्स आए हैं उसमें चार्जर नहीं देते। पहले ईयरफोन हटाए थे, अब चार्जर तक हटा दिया। मतलब 3-4 हज़ार रुपये का चार्जर एक्स्ट्रा खरीदो आईफोन के साथ। तो इसलिए मैंने उसका एग्जांपल उन्होंने कहा नेचुरल बंडल छोड़ो, हम तो नेचुरली बंडल भी नहीं करेंगे उसको। मतलब कंपोजिट सप्लाई की कोई ज़रूरत ही नहीं है, टेंशन ही खत्म करो। तो मोबाइल और चार्जर कंपोजिट सप्लाई हैं, साथ में ही आते हैं, वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वरना भाई चार्ज कैसे होगा फ़ोन। लेकिन अब आईफोन तो आईफोन है, खैर छोड़ो, आईफोन की बात रखते हैं साइड में। अब समझते हैं मिक्स्ड सप्लाई क्या होता है। दिवाली पे बहुत सारी शॉप्स होती हैं, बहुत सारी स्वीट की शॉप्स होती हैं, बहुत सारी ये काजू बादाम मखाना कुरकुरे चिप्स वगैरह के बड़े बड़े पैकेट्स आते हैं, स्पेशल पैक्स आते हैं जिसमें चॉकलेट्स भी होती हैं, आपकी फ्रूटीज़ भी होती हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मुंह में पानी तो खैर मेरे भी आ गया, लेकिन होती है, बड़ा मतलब देख के मतलब पानी आ जाता है मुंह में। लेकिन नेचुरली वो चीज़ बंडल नहीं होती है भाई। आप चॉकलेट अलग भी खा सकते हो, आप फ्रूटी अलग भी ले सकते हो, आपने साथ में जोड़ के एक डब्बे में डाल दिया। इसको बोला जाता है नॉट नेचुरली, लिखा हुआ है नॉट नेचुरली बंडल मिक्स सप्लाई। मतलब आपने खुद जानबूझ करके इसको मिक्स किया है। सर फर्क क्या है दोनों में? सैमसंग के फ़ोन के साथ चार्जर आ रहा है, आप उसको बोल रहे हो वो एक कंपोजिट सप्लाई है। यहाँ पर मेरे कुरकुरे एक पैकेट के साथ में कोई बंदा मेरे को कोल्ड ड्रिंक चिपका के दे रहा है, मतलब चिपका के दे रहा है कोल्ड ड्रिंक को एक पैकेट में पैक करके, उन्होंने एक वो गिफ्ट आइटम बना करके दे रहा है। उसको आप बोल रहे हो मिक्स सप्लाई है, उसको आप बोल रहे हो कंपोजिट सप्लाई। होटल को कंपोजिट सप्लाई आपने बोल दिया। फ़र्क क्या है दोनों में? क्या डिफरेंस आएगा? तो डिफरेंस सुनो क्या आएगा। जो कंपोजिट सप्लाई होती है उसमें जो टैक्स का रेट लगता है वो प्रिंसिपल सप्लाई के बेसिस पर लगता है। मेरे साथ रिपीट करो और बात को बहुत ध्यान से सुनो। जो कंपोजिट सप्लाई होती है, यानी जो ये वाली सप्लाई होती है, कंपोजिट सप्लाई कौन सी वाली? होटल वाली, मोबाइल फ़ोन वाली, ये सप्लाई जो होती है, जो नेचुरली बंडल्ड है, वहाँ पर शैल बी ट्रीटेड एज ए प्रिंसिपल सप्लाई। मतलब उसको माना जाएगा। फ़ोन के साथ चार्जर आ रहा है, लेकिन मैं चार्जर खरीदने थोड़ी गया था,
होटल के साथ में मुझे वाईफाई की सर्विस दे रहे हैं, वो खाने की सर्विस दे रहे हैं मेरे को, लेकिन मैं खाना मेरा ऑब्जेक्टिव थोड़ी था। मेरा ऑब्जेक्टिव होटल में एकोमोडेशन था, मोबाइल के केस में एक मोबाइल फ़ोन खरीदना था। तो वहाँ पर माना जाता है कि आपने मोबाइल फ़ोन खरीदा, वहाँ पर माना जाता है मोबाइल फ़ोन खरीदा। मोबाइल फ़ोन के अंदर बैटरी भी डली हुई आती है, मोबाइल फ़ोन के अंदर बैटरी डली होती है ना, बैटरी तो डली होती है सारे मोबाइल फ़ोन के अंदर। लेकिन आपको एक चीज़ पता है, बैटरी के ऊपर जीएसटी का रेट क्या है? मैं आपको बता देता हूँ। बैटरी अगर आप नॉर्मली खरीदने जाते हैं 28% जीएसटी रेट लगता है। मोबाइल फ़ोन अगर आप आज खरीदने जाएंगे, पहले 12% हुआ करता था मोबाइल पे, अब मोबाइल के ऊपर 18% जीएसटी का रेट लगता है। लेकिन मैं जो मोबाइल फ़ोन खरीद रहा हूँ उसके अंदर भी तो एक बैटरी पड़ी हुई है। आंसर दो, जो मैं मोबाइल फ़ोन खरीद रहा हूं उसके अंदर भी तो एक बैटरी पड़ी हुई है, उसके साथ में भी तो एक चार्जर आ रहा है। लेकिन क्योंकि वो एक कंपोजिट सप्लाई है और कंपोजिट सप्लाई में हमको प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लेना होता है। प्रिंसिपल सप्लाई का मतलब क्या हुआ सर? यानी मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव था उस चीज़ को खरीदने का, क्या मैं बैटरी खरीदने गया था? नो। क्या होटल के अंदर मैं वाईफाई लेने गया था? नहीं। क्या होटल के अंदर मैं खाना खाने गया था? नहीं। मैंने मोबाइल फ़ोन खरीदा ना। मोबाइल फ़ोन जब मैं खरीदने गया तो क्या मोबाइल फ़ोन की जगह मुझे चार्जर खरीदना था, मुझे बैटरी खरीदनी थी? नहीं। मेरा ऑब्जेक्टिव जो था वो मोबाइल फ़ोन खरीदना था। अब उसके साथ में बैटरी भी आएगी, चार्जर भी आएगी, तो उसको कंपोजिट सप्लाई बोला गया। लेकिन पूरे के ऊपर जो रेट लगेगा वो मोबाइल फ़ोन का लगेगा 18%। बोलो बात क्लियर हुई? सर बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई। यानी जो कंपोजिट सप्लाई है शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई, उसको ट्रीट किया जाएगा। यानी उसके साथ में भले ही कोई दूसरी ऐसी चीज आ रही हो जिसका रेट ज़्यादा हो, जैसे कि एक बैटरी का रेट 28% है, लेकिन फिर भी हम जो पूरे मोबाइल, क्योंकि हम खरीदने जा रहे हैं मोबाइल, और मोबाइल के साथ में जो चीज़ें आ रही हैं उन सबको बोला जाता है कंपोजिट सप्लाई। और जो प्रिंसिपल सप्लाई है यानी मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन का रेट लगाया जाएगा 18%, मुझे खाली देना होगा टोटल अमाउंट के ऊपर। बात क्लियर हो गई? जी सर। कंपोजिट सप्लाई तो हमको अच्छे से समझ में आ गया। अब दूसरा समझते हैं मिक्स्ड सप्लाई का मतलब क्या है। यानी वो जो पैकेट है जिसमें कुरकुरे भी हैं, चिप्स भी हैं, आपके स्नैक्स भी हैं, और मखाना वखाना, आपका कोल्ड ड्रिंक, फ्रूटी, जैम, सब कुछ उसके अंदर मिक्स किया हुआ है, और ड्राई फ्रूट्स भी हैं। सबका रेट अलग अलग है। ड्राई फ्रूट का जीएसटी रेट अलग है, फ्रूटी के ऊपर जीएसटी रेट अलग है, कुरकुरे के ऊपर अलग है, नट्स के ऊपर अलग है, सबके ऊपर जीएसटी का अलग अलग रेट है ना। वहाँ पर अब मैं क्या खरीदने गया हूँ? क्या मैं कुरकुरे खरीदने गया हूँ? क्या मैं चिप्स? नहीं, मैं तो पूरा एक पैकेट खरीदने गया हूँ। उसको बोलते हैं मिक्स सप्लाई। मैं तो मिक्स सप्लाई खरीदने गया हूँ। तो मिक्स सप्लाई मतलब नॉट नेचुरली बंडल। यहाँ पर गवर्नमेंट ने बहुत ही तेज़ी से काम लिया। गवर्नमेंट थोड़ा सा तेज हो गई। यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला जितनी आइटम है, 5 आइटम आप पैक करके दे रहे हो, एक पैकेट के अंदर 5 आइटम आप पैक करके दे रहे हो, पांचों में से जिसका रेट हाईएस्ट है, बोलो मेरे साथ, पांचों आइटम में से जिसका रेट हाईएस्ट है वो आपकी सप्लाई मानी जाएगी। बोलो ये बात समझ में आई? यानी जिसका रेट सबसे ज़्यादा है, अगर कोल्ड ड्रिंक का रेट सबसे ज़्यादा है तो पूरे बिल के ऊपर, बात समझो, यानी चिप्स के ऊपर भी, कुरकुरे के ऊपर भी 28% लगा दो। बात क्लियर हुई? इसीलिए हमको डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है कंपोजिट और मिक्स सप्लाई के अंदर। देखो मिक्स सप्लाई के अंदर क्या लिखा हुआ है, शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर सप्लाई विच अट्रैक्ट हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। यानी अगर कोल्ड ड्रिंक के ऊपर सबसे ज़्यादा टैक्स का रेट है 28% है, तो भले ही चिप्स कुरकुरे के ऊपर 5% रेट लगता अगर आप सेपरेट बेचते, लेकिन आप सेपरेटली नहीं बेच रहे हो, आप एक कॉम्बो बना के बेच रहे हो, तो उस कॉम्बो में जो हाईएस्ट रेट होगा वो आपको देना होगा। यानी उस चिप्स कुरकुरे पूरे टोटल बिल के ऊपर आपको 28% का रेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक मिक्स्ड सप्लाई है। अब आप समझे फ़र्क एक मिक्स सप्लाई और एक कंपोजिट सप्लाई के अंदर। क्यों ये ज़रूरी है आइडेंटिफाई करना जब हम मल्टीपल सप्लाईज करते हैं एक साथ, कि वो एक मिक्स सप्लाई है कि एक कंपोजिट सप्लाई है। समझिए आप इस बात को। चलिए, सो ये था हमारा, ये मैंने आपको ब्रीफ समझाया, अभी पूरा डिटेल में हमने सप्लाई कवर नहीं किया, लेकिन आपको सप्लाई का एक बहुत अच्छा आइडिया मिल गया होगा कि भाई सप्लाई क्या होता है। 2 चीज़ें हमने अपनी पढ़ ली हैं अभी तक। बोलिए, पहली चीज़ हमने पढ़ ली है गुड्स एंड सर्विस में क्या डिफरेंस है, दूसरी चीज़ हमने पढ़ ली है सप्लाई क्या होता है।
चलिए सर, अब तीसरे चेक पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा चेक पॉइंट है आपको ये आइडेंटिफाई करना कि वो इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट है। देखिए, कल मैंने आपको बताया था, कल नहीं मतलब लास्ट सेशन में, CGST, SGST और IGST। IGST का मतलब होता है इंटीग्रेटेड GST, ठीक है। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? अगर आप एक स्टेट के अंदर सेल करते हैं तो CGST और SGST लगता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करते हैं, यानी जो ओरिजिन ऑफ सप्लायर है और डेस्टिनेशन ऑफ सप्लाई है वो दो डिफरेंट स्टेट में है, तो IGST लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरे वाले पॉइंट में हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारी सप्लाई है वो एक इंट्रा स्टेट सप्लाई है या इंटर स्टेट सप्लाई है। इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब जब विद इन द सेम स्टेट सप्लाई होती हो, दैट इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट सप्लाई। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई होती है, लोकेशन, जब लोकेशन ऑफ रिसिपेंट एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन टू डिफरेंट स्टेट्स, तब बोला जाता है कि क्या है, वो एक इंटर स्टेट सप्लाई है। सो ऑरिजिन ऑफ सप्लाई क्या है और डेस्टिनेशन ऑफ सप्लाई क्या है, उन दोनों के बीच में आइडेंटिफाई होता है कि आपको इंटर स्टेट लगेगा या इंटर स्टेट लगेगा। सिंपल एग्जांपल दूं, दिल्ली टू दिल्ली क्या लगेगा बोलो? सॉरी, दिल्ली टू दिल्ली आपका इंट्रा होता है। इंट्रा में आपका CGST प्लस SGST लगता है। आप बोलिए महाराष्ट्र टू दिल्ली क्या लगेगा बताइए? इंट्रा है, इंटर है, इंटर स्टेट सप्लाई है। इंटर स्टेट सप्लाई होती है तो क्या लगता है? इंटीग्रेटेड टैक्स लगता है, IGST लगता है उसके ऊपर, ठीक है। ये आइडेंटिफाई करना होता है। सो थर्ड चेक पॉइंट हमारा यही था, सिंपल सा। फोर्थ चेक पॉइंट आ जाओ, फोर्थ चेक पॉइंट आ जाओ, अपने चौथे चेक पॉइंट की तरफ आ जाओ, जो कि है बाय अ टैक्सेबल पर्सन। बाय अ टैक्सेबल पर्सन, मान लीजिए हमारी फिनटेक्स प्रो एडवाइजरी LLP है, ठीक है, एक LLP है या एक फर्म है, कंसल्टेंसी फर्म है। आप अपना एग्जांपल ले लो, आपकी कंसल्टेंसी फर्म है, आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, ठीक है। पहले वाले चेक पॉइंट से आप क्लियर हो गए। पहला वाला चेक पॉइंट क्या था? गुड्स या सर्विस, तो हमारा क्या है? सर्विस है। दूसरा, क्या वो एक सप्लाई है? जी हाँ, वो एक सप्लाई है। तीसरा चेक पॉइंट इंट्रा, इंटर वो तो डिपेंड करता है ट्रांजैक्शन। अगर आप अपने स्टेट में करोगे तो इंट्रा है, अगर दूसरे स्टेट में करोगे तो वो इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो जाती है। फोर्थ चेक पॉइंट आ जाओ। फोर्थ चेक पॉइंट क्या बोलता है कि क्या आप एक टैक्सेबल पर्सन हो या नहीं हो। मतलब सर, मतलब GST के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। छोटे टैक्स पेयर को ना गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया हुआ है कि आपकी टर्नओवर अगर 20 लाख या फिर 40 लाख तक है ना, इसको मैं डिटेल में आपको लिमिट नहीं समझाऊंगा अभी, तो लिमिट आप यहाँ मत समझो। लिमिट में आपको जो GST रजिस्ट्रेशन वाला हमारा टॉपिक है उसमें आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा कि रजिस्ट्रेशन की लिमिट क्या है। अगर आपकी टर्नओवर उस लिमिट को एक्सीड कर गई, अभी उस लिमिट को बोलते हैं स्पेसिफाइड लिमिट, ठीक है, अगर उस स्पेसिफाइड लिमिट को क्रॉस कर गई तब आप एक टैक्सेबल पर्सन हो, तब आपको GST में रजिस्ट्रेशन की जरूरत है और तभी आपको GST पे करना है उसके ऊपर। बोलिए, बात समझ में आई नहीं आई? नहीं आई? चलो मैं समझाता हूँ। भाई, मैं कंसल्टेंसी की सर्विस दे रहा हूँ, तो क्या वो एक सर्विस है? बिल्कुल वो एक सर्विस है। क्या वो एक सप्लाई है? बिल्कुल सप्लाई भी है। मान लीजिए मैं दिल्ली में ही दे रहा हूं, तो वो एक कौन सी सप्लाई है? दिल्ली टू दिल्ली इंट्रा स्टेट सप्लाई है। क्लियर है ना? ठीक है सर, यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन ये आता है दिमाग में कि भाई वो सर्विस भी है, वो सप्लाई भी है, इंट्रा स्टेट सप्लाई भी है, लेकिन मेरी टर्नओवर जो है वो पूरे साल की मिला करके 4 लाख रुपए है बस। और आपको मैं बता देता हूं, 4 लाख रुपए उस स्पेसिफाइड लिमिट से कम है। यहाँ पर लिमिट दी हुई है, इसको इनको अभी इग्नोर कर देना आप, क्योंकि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, वहाँ आपको डिटेल में समझ आ जाएगा कि रजिस्ट्रेशन की टर्नओवर लिमिट क्या होती है GST के अंदर। तो 4 लाख का टोटल, पूरे साल की बात कर रहा हूँ, पूरे साल में खाली 4 लाख की मेरी टर्नओवर है। 4 लाख की टर्नओवर जो है वो लिमिट के अंडर है, तो क्या मुझे GST में रजिस्ट्रेशन करवाना है? आंसर इज नो। तो क्या मैं GST लगाऊंगा? द आंसर इज नो GST, क्योंकि मैं एक टैक्सेबल पर्सन नहीं हूं। भले ही मेरी सप्लाई एक टैक्सेबल सप्लाई है, भले ही मेरी टैक्सेबल, उसके ऊपर GST चार्ज करना चाहिए सप्लाई के ऊपर, लेकिन क्योंकि मैं एक टैक्सेबल पर्सन ही नहीं हूं तो मैं GST उसके ऊपर चार्ज नहीं करूंगा। यही यहां पर लिखा हुआ है। लेकिन आप एक बात को और ध्यान से समझो,
एक बात को और ध्यान से समझो, यहाँ तक तो क्वेश्चन आया कि नो जीएसटी, लेकिन मान लीजिए मैंने वॉलेंट्रली जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है। वॉलेंट्रली का मतलब क्या होता है? वॉलेंट्री का मतलब होता है अपनी इच्छा से। लॉ ने मुझको लायबल नहीं किया, लॉ की नज़रों में तो मैं लायबल नहीं था क्योंकि मेरी टर्नओवर पूरे साल की 4 लाख रुपए थी ओनली, यानी लॉ की नज़रों में मेरे पास मैं ऑप्शन था कि मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाऊं या ना करवाऊं, लेकिन फिर भी मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लिया वॉलेंट्रली बेसिस पर। ये लिखा हुआ है देखिए, वॉलेंट्रली मतलब लिमिट के अभी क्रॉस नहीं किए तब भी मैंने अपना रजिस्ट्रेशन अपनी इच्छा से करवा लिया। बात क्लियर है? जब मैंने करवा लिया अब मेरे लिए वो लिमिट मैटर नहीं करती, अब मैं टैक्सेबल पर्सन हूं, तो अब चाहे मेरी 4 लाख है, चाहे 2 लाख है, चाहे 1 लाख है, चाहे मैं 1 रुपए की सप्लाई करूं, मुझे जीएसटी लगाना पड़ेगा क्योंकि मैंने वॉलेंट्रली रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। बोलिए जी, पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ? पॉइंट क्लियर हो गया सर। सो टैक्सेबल पर्सन में वही समझाया हुआ है कि एनी पर्सन हु टेक वॉलेंट्रली रजिस्ट्रेशन और ही required to get registered as per law, then following person shall be treated as taxable person। कौन सा पर्सन? following person who required to take registration। रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत किसको है? जब आपकी टर्नओवर लिमिट एक स्पेसिफाइड लिमिट को एक्सीड कर जाती है। तो ये वाला पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से मत पढ़ो, मैं आपको रजिस्ट्रेशन वाले पॉइंट में यहाँ तक है, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ से तो जो रजिस्ट्रेशन की बेसिकली लिमिट है वो आपको मैं रजिस्ट्रेशन का जब हम सेशन समझेंगे ना, जब आपको मैं लाइव दिखाऊंगा पोर्टल पर जाके जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, वहाँ पे मैं आपको डिटेल में गाइड कर दूंगा किस तरीके से वो प्रोसेस आपको करना होता है। अभी चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, नो रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत कब नहीं है? तो पहला है एन इंडिविजुअल या एग्रीकल्चरिस्ट, HUF एग्रीकल्चरिस्ट। सेकेंड पॉइंट है पर्सन मेकिंग एक्सक्लूसिव एग्जम्प्ट सप्लाई। एग्जम्प्ट सप्लाई क्या होती है सर? अगला पॉइंट वैसे वही आएगा, एग्जम्प्ट सप्लाई क्या होती है। देखिए कुछ सप्लाई ना ऐसी होती है, वैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में शायद बताया था, जो खेतों में टमाटर वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वो क्या होती है कि एग्जम्प्ट सप्लाई होती है। गवर्नमेंट ने कुछ इसेंशियल गुड्स एंड इसेंशियल सर्विसेज को एग्जम्पशन के अंदर डाला हुआ है। अगर आप जो है कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर आप हॉस्पिटल की कोई सर्विसेज दे रहे हैं, अगर आप एजुकेशनल की कोई सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन अभी मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, एजुकेशन की सर्विस तो मैं भी आपको दे रहा हूँ कि जीएसटी से एग्जम्प्ट है, आंसर इज नो, क्योंकि प्राइवेट कोचिंग होती है, ये जीएसटी से एग्जम्प्ट नहीं होती, इस पर जीएसटी लगता है। डिटेल में तो एग्जम्पशन वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे, आज तो ओवरव्यू ले रहे हो ना आप, तो एक ओवरव्यू लो। यानी जो इसेंशियल सर्विसेज हैं, जो इसेंशियल गुड्स हैं, उनको गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट किया हुआ है। तो एक्सक्लूसिव एग्जम्प्ट सप्लाई का मतलब क्या है कि आप खाली एग्जम्प्ट सप्लाई ही करते हो, भले ही आपकी लिमिट क्रॉस हो गई है, लेकिन आप एग्जम्प्ट सप्लाई के अलावा कुछ भी सेल ही नहीं करते हो, टैक्सेबल सप्लाई 1 रुपए की नहीं करते हो, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अदर स्पेसिफाइड पर्सन, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, 4 चेक पॉइंट हो गए। 5th चेक पॉइंट हमारा आ गया ना। देखो 100% एग्जम्पशन। एग्जम्पशन का मतलब क्या होता है कि इन एंटिटीज़ को जो है जीएसटी में जीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं है, जीएसटी से आउट है ये। जैसे कि 90+ एंट्रीज हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आरबीआई, एम्बेसी की सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी की सर्विसेज, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, घर का रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी देते हो वहाँ पर भी जीएसटी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हेल्थ केयर की सर्विसेज आती हैं, प्रोवाइडेड बाय वेटरनिटी क्लिनिक, हॉस्पिटल की सर्विसेज, सर्विसेज बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। नाउ मैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ वो इसके अंदर कवर क्यों नहीं होगी, इसको मैं एग्जम्पशन वाला जब हम चैप्टर समझ रहे होंगे वहाँ पर आपको मैं अराउंड 5-6 सर्विसेज जो हैं, एक हॉस्पिटल की सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज और भी काफ़ी सारे सर्विस, उनको बिल्कुल डिटेल में समझा दूंगा। बाकी आपको जो पूरी लिस्ट है वो भी मैं आपको वहाँ पर दे दूंगा एग्जम्पशन वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, ये तो बेसिकली ऊपर से है। बाकी गुड्स के अंदर क्या क्या कवर है? गुड्स के अंदर आपका नेशनल फ्लैग, प्लास्टिक की बैंगल्स, लाइव फिश, फ्रेश मिल्क, पोटैटो, ग्रेप्स, लाइव बोवाइन एनिमल, लाइव शीप और गॉड्स एक्सेट्रा, ये सब हमारे एग्जम्पशन के अंदर कवर होते हैं। तो अगर आप एग्जम्पशन के अंदर कवर हैं, अब यहाँ पर थोड़ा पॉइंट उल्टा हो जाता है, अगर एग्जम्पशन में कवर है तो आपको जीएसटी नहीं देना।
यहाँ तक क्या था, इन चेक पॉइंट से आपको बाहर निकलना होता था, लेकिन 5वें चेक पॉइंट में बाहर नहीं आना, 5वें चेक पॉइंट में कवर होना है। अगर 5वें चेक पॉइंट में कवर हो गए तो आपके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। अब 5 चेक पॉइंट हमने चेक कर लिए, कौन कौन से। पहला चेक पॉइंट हमारा ये था, फर्स्ट चेक पॉइंट, दिस इज़ आवर सेकेंड चेक पॉइंट, ये हमारा थर्ड चेक पॉइंट था, ये हमारा फोर्थ और ये हमारा फिफ्थ। 5 चेक पॉइंट के बाद में हमको समझ में आ गया कि भाई कंसल्टेंसी की सर्विसेज के ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। तो अब तो बात बहुत सिंपल आ गई। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉम्पिटिशन ऑफ जीएसटी। ये तो मैं प्रैक्टिकली आपको करके भी दिखाऊंगा, एक्सेल के ऊपर करेंगे, ये तो थ्योरेटिकल, आप थ्योरी में क्या ही समझोगे। यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं, बेसिकली 2 चीज़ें हमको समझनी भी पड़ेंगी, यहाँ पर थोड़ा सा प्रोविजंस भी लॉ के समझने पड़ेंगे। जीएसटी कैसे आएगा, एक होती है एवी, असेसेबल वैल्यू, ठीक है, ट्रांजेक्शन वैल्यू जिसको बोला जाता है, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ टैक्स। वैसे इसको सिंपली आप पता है एवी को क्या बोलते हो, टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू में मल्टीप्लाई क्या करते हो, टैक्स का परसेंटेज क्या रेट है, वो आपका जीएसटी आ जाता है। इसके लिए ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालने के लिए आपको ये सारे पॉइंट ध्यान में रखने होते हैं। ये पॉइंट अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, हम इसको डिटेल में जब वैल्यू ऑफ सप्लाई के, और इसके साथ में आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई वीओएस के प्रोविजंस होते हैं। हमको ये तो पता चल गया कि भाई वो सप्लाई है, और उसकी वैल्यू क्या है उस सप्लाई की, उसके लिए हमको वैल्यू ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस रूल्स पढ़ने पड़ते हैं। वो पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा कि क्या हमारी ये एवी है, यानी क्या हमारी टैक्सेबल वैल्यू है। और रेट में कुछ ज़्यादा समझाने का नहीं होता, रेट की तो लिस्ट होती है, आपको सीधा फिल्टर लगा के चेक करना है कि किस चीज़ के ऊपर कितना रेट लगता है, और बहुत लंबी लिस्ट है, कोई भी याद नहीं रख सकता। जो स्लैब्स हैं रेट्स के वो क्या क्या हैं, देखिए 0.25, 3%, 5%, 3% ज्वेलरी वगैरह पे लगता है, और 5%, 12, 18, 28 और 28 प्लस सेस भी लगता है किसी किसी चीज़ों पे। सर्विस का रेट है 5% रेस्टोरेंट पे, 12% जीटीए पे, 18% और 28% डिफरेंट सर्विसेज। मैंने बताया ना आपको, बहुत लंबी लिस्ट है गुड्स की भी और सर्विसेज की भी, और उसके ऊपर जो है वो रेट इस तरीके से लगाए जाते हैं। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का जब हम चैप्टर अपना पढ़ रहे होंगे तब आपको इसके अंदर और डीप ड्राइव करके समझेंगे कि वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे निकालनी है, टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालनी है, कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है, डिस्काउंट को कंसिडर करना नहीं करना है। बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है मेरे पास, सर डिस्काउंट के ऊपर जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में के अंदर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है नॉर्मल चार्ज और आरसीएम। ये मैंने आपको समझा दिया एनसीएम और आरसीएम में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद में एक पॉइंट आता है टाइम ऑफ सप्लाई का। टाइम ऑफ सप्लाई भी मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसका भी हम सेपरेट जब चैप्टर कर रहे होंगे तब हम समझ लेंगे कि व्हाट इज़ द टाइम ऑफ सप्लाई क्या होती है, ठीक है। तो वहाँ पर हम डिस्कस ये वाला पॉइंट कर लेंगे। उसके बाद में ये हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है जो कि हम कवर करेंगे, प्रैक्टिकली कवर करेंगे। इनवॉइसिंग का मैं चैप्टर, इनवॉइसिंग का भी आपको मैं अपने अपकमिंग सेशन में आपको मिलेगा। मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी आपको मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा लाइव पोर्टल पे कैसे की जाती है। रजिस्ट्रेशन में आपको लाइव दिखाऊंगा कैसे किया जाता है। रिटर्न्स कैसे फाइल करनी है ये मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। ये तीनों चीज़ें आपको मैं लाइव दिखाऊंगा, ठीक है। सो गाइज दैट्स इट। ये पूरा एक ओवरव्यू था जीएसटी का। आपको पूरा कंप्लीट ओवरव्यू मिल गया होगा कि जीएसटी किस तरीके से, क्या क्या चीज़ें हम कवर करने वाले हैं अपने आगे करिकुलम में। धीरे धीरे सारे सेशंस आपको कोर्स के अंदर जो है वो ऐड होकर के मिल जाएंगे, और प्रैक्टिकल सेशन ये सारे ऐड हो चुके हैं। जो ये लाइव रिटर्न फाइलिंग, रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन, मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी, ये सारा ऐड हो चुका है कोर्स के अंदर। बाकी ये जो वैल्यू ऑफ सप्लाई वाले प्रोविजंस हैं और टाइम ऑफ सप्लाई है, आरसीएम है, ये सारी चीज़ें भी ग्रेजुअली सारी चीज़ें कोर्स के अंदर ऐड ऑन हो जाएंगी। आज के सेशन में आपको एक फेयर आइडिया मिल गया होगा पूरे कंप्लीट जीएसटी के बेसिक्स का। गाइज होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ये चार्ट नीचे डिस्क्रिप्शन से ज़रूर डाउनलोड कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।